मैम स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है? दोबारा एक बार करना पड़ेगा, दोबारा ही कर हाँ जी देती मैम, हूँ। सो रही थी अभी स्क्रीन आपकी। एक मिनट दोबारा, आप बताइए। हाँ जी मैम, दिख रही है स्क्रीन। ठीक है, ओके मैम। ओके। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी सेट द नोट्स जो हैं। क्या लग रहा है, इक्विटी है, ये दोबारा, अब ये ग्रोथ स्ट्रेटजी है, ये अनसॉफ्ट मैट्रिक्स है, एक्सटेंशन और स्ट्रेच का एग्जांपल है। पहले एक्सटेंशन करा देती हूँ, और ये क्या है, ये भी एक्सटेंशन ही है, तो पहले ये वाला करा देते हैं, देन उस पे जा। सो यूनिट 3 पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन वी मूव टू यूनिट 4। तो यूनिट 3 हम कर रहे थे, एक बार सिलेबस जस्ट रिकैप कर लेते हैं। सो यस, यूनिट 3 में केलर और आखर का इक्विटी फ्रेमवर्क वी हैव डन। नाउ हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू एक्सटेंशन यूनिट 3 में। सो एक्सटेंशन क्या होता है? सो व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड एक्सटेंशन? क्या होता है ब्रांड एक्सटेंशन, क्या टाइप्स होते हैं, क्या इसका फायदा होता है? एक्सटेंशन का मतलब यही है दैट एज यू ग्रो इन बिजनेस, जैसे जैसे आप अपना बिजनेस बढ़ाते हो, यू वांट टू एक्सटेंड योर ब्रांड ऑल्सो। तो आप अपनी ब्रांड को फैलाना चाहते हो, बिजनेस को फैलाना चाहते हो, सो हाउ डू यू डू दैट? सो यू हैव 3 पॉपुलर एक्सटेंशन अवेलेबल। एक लाइन एक्सटेंशन होता है, एक कैटेगरी एक्सटेंशन होता है, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होता है। सो एक एक करके जरा इनको देख लेते हैं। सो ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग एग्जिस्टिंग ब्रांड का नेम और उसकी जो सर्विसेज है अलग अलग कैटेगरीज में। सो बेसिकली वही सेम रेप्यूटेशन, वही सेम प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, आप वन मार्केट टू अनदर लेके जाते हो। फायदा क्या है, क्यों करना चाहते हो? ट्रस्ट यूज करना चाहते हो, वट एवर ट्रस्ट ऑफ ब्रांड यू हैव बिल्ड। रिस्क को कम करना चाहते हो, लाइक एक मार्केट में आपकी सेल्स कम हो रही हैं, तो आप दूसरी मार्केट में जाके शायद अपना प्रॉफिटेबिलिटी कवर बढ़ाना चाहते हो। जब आप एक्सटेंशन करो, तो दोनों चीज़ों को कंसिस्टेंट रखना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी का मतलब है सेम क्वालिटी प्रोडक्ट को ही दोनों मार्केट्स में सेल करो, अदरवाइज फिर कंपैरिजन शुरू हो जाएगा कि एक में महंगा बेचते हो, एक में हल्का बेचते हो, समथिंग लाइक दैट। और कम्युनिकेशन, मार्केटिंग वगैरह आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। सो हम जो 3 टाइप्स की बात कर रहे थे, उसमें हमारे पास पहला होता है लाइन एक्सटेंशन। ये मीनिंग ध्यान से तीनों के समझ लेना। लाइन एक्सटेंशन का मतलब होता है कोई न्यू प्रोडक्ट इनसाइड द आइडेंटिकल प्रोडक्ट क्लास। मतलब सेम लाइन, सेम बिजनेस क्लास में आप हो, बट आपने कोई नया प्रोडक्ट शुरू कर दिया। जैसे जस्ट एग्जांपल, आप खाने पीने की इंडस्ट्री में हो, लाइक मैगी नूडल्स है, आपके पास एक नूडल ब्रांड है, आपने अब सॉसेस शुरू कर दी। नूडल ब्रांड है, आपने पास्ता शुरू कर दिया। सो लाइन एक्सटेंशन, आपने अपनी लाइन को बढ़ा दिया। फूड लाइन में आप काम कर रहे थे, तो आपने अपनी फूड लाइन को एक्सटेंड कर दिया। सो लाइन एक्सटेंशन। देन यू हैव कैटेगरी का एक्सटेंशन, तो कैटेगरी को बढ़ा, तो इसमें न्यू प्रोडक्ट क्लास। सो जैसे आप खाने में थे, खाने के साथ साथ अब आप मे बी क्रॉकरी में भी चले गए। सो फुटवेयर में थे, जैसे यहाँ देखो फुटवेयर का एग्जांपल है, जूते बना रहे थे, और अब आप स्पोर्ट्स क्लोथिंग में भी चले गए। सो दैट कुड ऑल्सो बी कैटेगरी एक्सटेंशन। नेक्स्ट वी हैव हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। तो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में जाना जो पहले वाले से थोड़ा अनरिलेटेड हो सकता है। अनरिलेटेड इन द सेंस मतलब थोड़ा डिफरेंट। जैसे एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन चल रही थी, आप एक टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज तो वही हो गया, एसी एंड ऑल दोस थिंग्स में थे। और फिर दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन आपने जो शुरू करी, वो खाने पीने की शुरू कर दी। सो खाने पीने का बिजनेस इज टोटली अनरिलेटेड फ्रॉम व्हाट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर डूइंग। या मे बी कपड़ों में चले गए, सो फूड क्लॉथिंग ऑल्सो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज। सो ये 3 पॉपुलर एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं जो बिजनेसेस फॉलो करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, एप्पल है, गूगल है, नाइक, अमेज़न, एडिडास, बथेरे एग्जांपल्स हैं।
सो रियल लाइफ में आप जाओगे आपको बथेरे मिल जाएंगे। इवन ये नाइक का भी देखो ना, जूते बनाते बनाते कपड़ों तक पहुंच गए हैं, अब तो एक्सेसरी गियर्स सब कुछ बनाते हैं। कोका कोला भी बेसिक काला प्रोडक्ट था पहले, अब दे हैव डाइट जीरो ऑल्सो, मे बी दे कैन कम विद जूसेस ऑल्सो, पानी में है ही ऑलरेडी। तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे। सो अगेन लाइन एक्सटेंशन वो एग्जांपल्स उसके। हाँ, अच्छी एक्सटेंशन करने के लिए कुछ चीजों का जिनका ध्यान रख सकते हो, या व्हाट स्ट्रेटजीज यू शुड कीप इन माइंड। कोर ब्रांड की वैल्यू को नहीं भूलना है। सो वट एवर कोर पर्पस ऑफ बिजनेस इज, मतलब जो आपका मेन विजन है वो आप साथ लेके चलो। मार्केटिंग रिसर्च अच्छे से करके रखो, तभी आप एक्सटेंशन में सक्सेसफुल हो पाओगे। सो यू हैव टू डू योर रिसर्च, यू हैव टू मेंटेन योर क्वालिटी, यू हैव टू डू इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन, यू हैव टू चूज द राइट टारगेट। हाँ, अब जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया था ना, नूडल्स के साथ पास्ता में चले गए हो, सो एटलीस्ट योर ऑडियंस इज सेम। क्योंकि जो लोग नूडल्स पसंद करते हैं, मेजोरिटी ऑफ देम आल्सो लाइक पास्ता। सो योर ऑडियंस शुड बी करेक्ट, एंड यू कैन डू स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग पैकेजिंग। तो आपका एक ब्रांड का नाम ऑलरेडी है, सेम वही पैकेज सेम वही ब्रांडिंग में आप यूज कर सकते हो। सो फायदे, इक्विटी को यूज कर सकते हो, सेम इक्विटी को, कॉस्ट सेविंग हो सकती है, रिस्क रिडक्शन हो सकता है, और सिनर्जी एंड क्रॉस प्रमोशन वगैरह। मतलब सिनर्जीज, हम बिजनेस में हमेशा सिनर्जी बोलते हैं, जैसे हम कॉमन सेंस में बोलते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं, ऐसे बिजनेस में भी एक और एक 11 के कॉन्सेप्ट को सिनर्जी बोलते हैं। तो हमेशा दो चीजें साथ में आती हैं, तो सिर्फ डबल नहीं होता, कई बार 2 टाइम्स भी होता है। सो 2 + 2 इज, सॉरी ये एग्जाम्पल सही नहीं बैठेगा, 3 + 3 इज 6, बट 3 × 3 इज 9। तो 6 गुना और 9 गुना में फर्क है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू यहाँ पे एम्फसाइज ऑन। देन कंपेरेटिव, आप अपने कंपेटिटर से बेटर हो सकते हो। सो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कुछ नुकसान भी होंगे, अच्छी बात है तो अच्छी बात है, बट कुछ नुकसान भी होते हैं। तो एक नुकसान होता है ब्रांड इमेज का डाइल्यूशन। ज्यादा तब होता है जब आप अलग कैटेगरी में जाते हो। जैसे एक ब्रांड थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, सो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अलग रेप्यूटेशन होता है, बट देन यू कम टू फूड एंड बेवरेजेस, पैटी बिस्किट चिप्स बनाने लग जाओ, वो ब्रांड इमेज फिर डाइल्यूट होती है। जैसे सैमसंग जैसी कंपनी है, कल को हॉट डॉग बनाने लग जाए, दैट्स डाइल्यूशन। तो वहां ब्रांड डाइल्यूशन होता है थोड़ा सा। दूसरा कैनिबलाइजेशन, कई बार आप अपने खुद के ही प्रोडक्ट का सेल कम कर देते हो। लाइक सपोज मैगी थी, नूडल्स थे, आप पास्ता भी बनाने लग गए, हो सकता है आपके नूडल्स कम बिकने लग जाए और पास्ता ज्यादा बिकने लग जाए। सो दैट कुड बी सेल्फ किलिंग। कस्टमर का कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कस्टमर को समझ नहीं आता मैं इस ब्रांड को इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लूं या इस ब्रांड को खाने पीने के लिए लूं। सो दैट कंफ्यूजन कैन बी देयर। रिस्क ऑफ फेलियर, हर बार सक्सेस, मतलब आपका कोई भी एक्सटेंशन सक्सेसफुल हो जरूरी नहीं है, रिस्क होता है। और कई बार आपकी कंपनी के खुद की लिमिटेशंस होती हैं, लाइक रिसोर्सेज नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है। सो दोज लिमिटेशंस के साथ ही आप काम कर रहे हो। अब ये एक डिफरेंस दिया हुआ है ब्रांड एक्सटेंशन और लाइन एक्सटेंशन का। तो ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब है नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेम ब्रांड नेम के अंदर लेकर आना, जबकि लाइन का मतलब है कोई नई कैटेगरी शुरू करना, जैसे या नई कैटेगरी के अंदर ही नए प्रोडक्ट्स को शुरू करना। सो ब्रांडिंग का मतलब है एंटायरली आप न्यू मार्केट्स या न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज को ढूंढ रहे हो। लाइन एक्सटेंशन में एटलीस्ट आप सेम कैटेगरी के अंदर हो, खाने पीने के अंदर ही हो, बट खाने पीने में आपने कोई नई रेंज ढूंढी। फोकस ऑब्वियसली यहाँ पे फोकस यही है कि ओवरऑल ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करना है, और यहाँ पे फोकस होता है कैटेगरी को स्ट्रॉन्ग करना है। कंज्यूमर का परसेप्शन, कंज्यूमर कई बार वो सेम ब्रांड दूसरे प्रोडक्ट्स को देता है, कई बार नहीं भी देता। सो दैट परसेप्शन हमेशा रिस्की रहता है। और जबकि लाइन एक्सटेंशन में जनरली वो नेचुरल माना जाता है। सो अगर आप मैगी के साथ पास्ता भी बनाने लग जाओगे, उसमें कस्टमर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा, बिकॉज टू प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली मोर और लेस वेरी सेम, वेरी वेरी सिमिलर। रिस्क, इसमें रिस्क ज्यादा है बिकॉज फेलियर वगैरह का सब रिस्क ज्यादा है, इसमें कंपैरेटिव रिस्क कम रहता है। सो एक ये था एक्सटेंशन के बारे में। वी हैव वन मैम मोर। लाइन एक टाइप ही हाँ तो है ब्रांड मैंने ब्रांड एक्सटेंशन का। हाँ, एग्जैक्टली वो उसका पार्ट है। तो इफ यू हैव लाइक, अब आपने डायग्राम देखा होगा ना, डिफरेंस इन्होंने दे दिया है, हो सकता है एग्जाम में पूछे भी ना, मतलब ये नोट्स का पार्ट था तो मैंने पढ़ा दिया, हो सकता है एग्जाम में सीधा ब्रांड एक्सटेंशन पे ही क्वेश्चन है। तो एग्जैक्टली यू कैन से दैट ब्रांड एक्सटेंशन इज अ ब्रॉडर थिंग, लाइन एक्सटेंशन उसका पार्ट है। सो डिफरेंस इज जस्ट लाइक एक पापा का डिफरेंस बच्चे के साथ। ठीक है, हो सकता है डिफरेंस आए भी ना, मे बी एग्जाम में,
आपको सिर्फ एक्सटेंशन का ही क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एंड उसकी स्ट्रेटेजीज पे है। सो डिफरेंस क्योंकि नोट्स में था तो मैंने कहा करा देती हूँ, बिकॉज रिवीजन क्लास है, तो जो जो हमने क्लास में पढ़ा है उसी का हम रिवीजन कर रहे हैं। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी बातों बातों में ही निकली, क्लास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, बट एग्जाम में आपको भी पता है 7 क्वेश्चन आने हैं सपोज, तो हमेशा एग्जाम में आने का स्कोप कम होगा। क्लास में क्योंकि हम नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हम हमेशा स्कोप एक ब्रॉडर लेके पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या था, दूसरा पीडीएफ देख रही थी मैं, इसमें क्या है, हाँ इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का था थोड़ा सा, तो वो करा देती हूँ। तो ये दूसरी पीडीएफ मैंने आपको इसलिए भेजी थी क्योंकि इसमें 2 अलग टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक बार वर्टिकल भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्टिकल क्या होता है, आप सेम लाइन में रहते हो, मतलब आप जहां हो आप वहीं रहते हो, बस उसमें एक महंगी और उसमें एक सस्ती रेंज निकाल देते हो। सो सपोज यू आर सेलिंग बिस्किट्स और आप जो बिस्किट सेल कर रहे हो वो 50 रुपए के हैं, 50 स्टैंड्स फॉर 50। वर्टिकल एक्सटेंशन में आप क्या करते हो, एक सस्ता बिस्किट भी निकालते हो जो शायद 10 रुपए का है, और एक महंगा बिस्किट भी निकालते हो जो शायद 80 रुपए का है। यू आर एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड ही तो कर रहे हो आप। तो वो एक्सटेंड आप किस बेसिस पे कर रहे हो, प्राइस बेसिस पे कर रहे हो, क्वालिटी बेसिस पे कर रहे हो, मे बी फीचर्स बेसिस पे कर रहे हो, फंक्शनैलिटी बेसिस पे कर रहे हो, बेसिस कुछ भी हो सकता है। अगेन यू मे बी अ कॉस्मेटिक ब्रांड, आप 50-500 रुपए की लिपस्टिक बनाते हो, आपने एक्सटेंशन किया और आपने 100 रुपए की भी निकाल दी और 800 रुपए की भी निकाल दी, अगेन एन एक्सटेंशन। So you are just in the same line, you're just in the same category, but then you are providing a very cheap and very high range product. So this is what vertical extension is. तो बहुत ब्रांड्स सबसे ज्यादा ये पसंद करती हैं, क्यों पसंद करती हैं, ये बड़ा नेचुरल है यार। लाइक मैं अगर 50 रुपए का बिस्किट बना रही हूँ तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है 10 रुपए का बनाना। चैलेंज सिर्फ ये है कि 50 रुपए हो सकता है बहुत लग्जरी फीलिंग आती है और 10 रुपए में बहुत लोअर फीलिंग आती है, बट मैं यही तो करना चाहती हूँ, मैं लो क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स को भी रीच करना चाहती हूँ। तो मैं कह रही हूँ मैं सिर्फ क्यों 50,000 वाले कस्टमर को ही बेच रही हूँ, मेरे को 10,000 वाले कस्टमर को भी बेचना चाहिए, मतलब जिसकी इनकम 10,000 है मैं उस तक भी पहुंचूं। सो पॉइंट बहुत क्लियर है। और इसमें आपको अपनी क्वालिटी क्या करनी है, थोड़ी सी डिक्लाइन करनी है, और अगर आप महंगा बना रहे हो तो आपको अपनी क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव करनी है। सो बोथ ऑफ देम यू कैन डू ईदर। तो दोनों में अपने अपने कुछ फायदे हैं, दोनों में अपने अपने कुछ नुकसान है, ठीक है। सो अब इसको तो आगे और मैम देखते हैं। हाँ बताओ। मैम मैम इसमें फिर ये हो सकता ना, जैसे नाइकी और एडिडास है, जस्ट एक रिमेम्बर है क्योंकि ये ना ऑन गोइंग मतलब जेंजी स्टाइल के है, इसमें लोएस्ट भी है इसमें हाईएस्ट भी है, हम्म। तो क्वालिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। नहीं लाइक नहीं अगर बट ये नाइक की बट नाइक की नाइक अगर हम क्रिकेट की जर्सी लेते हैं वो महंगी पड़ती है, लेकिन जब मैं उसमें से गई हूँ मैंने नॉर्मल टी शर्ट ली है, वो मुझे रीजनेबल की मिली है। नहीं नहीं, रीजनेबल कितना रीजनेबल, रीजनेबल एकदम 100 रुपए तो ना होगा नहीं नहीं नाइकी। मैम इतना नहीं, मतलब जैसे अपना नॉर्मल जैसे 350 और 300 500 इन बिटवीन। हाँ बट 350, देखो अगर सपोज करो कोई टी शर्ट जो 1000 की है और वो 1000 वाला 500 जा रहा है, चलो वो तो एक डिफरेंस हो सकता है, बट उससे भी इनकम ग्रुप इतना बढ़ेगा नहीं, बहुत मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। मैम हाँ बोलो। एडिडास ने अपनी कैटेगरी अलग करी हुई है एंड थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे हैव डिफरेंट लोगो। लोगो अगर एज इन यस मतलब मैम लोगो क्या है उसकी एडिडास का कैटेगरी, अगर आप नॉर्मल रेंज लेंगे तो उसमें जो लोगो होगा वो 3 वो स्ट्राइप्स का होगा, अच्छा ट्रायंगल वन। वो जो एंड ओरिजिनल अगर लोगो है उसका। ओरिजिनल मैम दोनों ही है, आई हैव सर्च्ड, दोनों ही है, बट नहीं वो नहीं, कैटेगरी उन्होंने ओरिजिनल होता है एक डिवाइड जैसे करी हुई ओरिजिनल है। मतलब व्हाट आई और मीन जो बाय लग्जरी ओरिजिनल इज ब्रांड है जैसे। उनका जो कॉस्टली होता है उसमें हम्म। वो फ्लावर वाला लोगो होता है। हाँ मतलब मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे ओरिजिनल का यहाँ पे मतलब ये नहीं था कि एक डुप्लीकेट है ये वो, मेरे ओरिजिनल का यहाँ पे अच्छा मतलब था एक होता है ना जो हमें बहुत ज्यादा कॉमनली दिखा, और एक जो हमें बहुत यस मैम ओरिजिनल यस उस हाँ द लोगो नेम इज हाँ यस मैम यस वो वाला मैं ओरिजिनल की बात कर रही थी। अच्छा ये यस है, मैम बट देखो तुम इसको ना ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, तुम नाइकी एडिडास ले तो रहे हो। अच्छा नाइकी एडिडास के जूते और कैंपस के जूतों में क्या फर्क है, अब बताओ।
अब शायद समझ पाओ। मैम कैंपस जो शूज है वो हमारे सेफ टू पॉकेट होता है, हम्म ठीक है। तो नाइक एडिडास में कैंपस का कोई जूता तुम्हें जो 2000 का मिल रहा है, सपोज तुम कैंपस के शोरूम में गए, तुम्हें कोई जी जूता 2000 का मिल गया, क्या वो सेम जूता, क्या वो सेम फीचर्स तुम्हें नाइक एडिडास में 2000 का मिलेगा? नो मैम। नो मैम। नहीं मिलेगा। अब आई बात समझ। तो वो जो मैं वर्टिकल एक्सटेंशन की बात कर रही हूँ ना, वो वहां नहीं किया उन्होंने। एक मैम नाइक और एडिडास जो है मैम हाई क्वालिटी मटेरियल यूज करता है और कैंपस का यस वही मैम बेसिक मटेरियल भाई, स्कूल गोइंग हाँ भाई, चिल्ड्रन के लिए भी। एग्जैक्टली बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर नाइक, तो वही ना, नाइक एडिडास का वो लिमिटेशन है कि वो उतना नीचे जा नहीं सकते। वो सेम क्वालिटी वाला जूता लाइक वो मैम उतने ये का नहीं फिर दे वो हो सकते। गया ना ओरिजिनल प्लस फर्स्ट कॉपी। जैसे अब हम जॉर्डन लेते फर्स्ट हैं, कॉपी तो जॉर्डन ओरिजिनल है ही नहीं ना। जॉर्डन जॉर्डन एक अलग ही लेवल है, हाँ, वो फर्स्ट कॉपी, देखो ठीक है। वो ओरिजिनल तो लेकिन है ही नहीं, तो फर्स्ट हम कॉपी में यहाँ। अगर हम लेंगे फील नहीं आएगी कि हमने मतलब रियल जॉर्डन पहना है। यस, वही तो मैं कह रही हूँ ना, वो कॉपी तो चलो, हम ब्रांड मैनेजमेंट में कॉपी की तो बात ही नहीं कर सकते कि कॉपी बिक जाए। बट वही वाली बात मैं कहने को, हर्षाली कुछ कहना चाहती है, बोलो फिर मैं कंक्लूड करूंगी। मैम कैंपस में ये है ना कि जैसे कॉलेज मैम जस्ट स्टूडेंट्स स्कूल वांट टू स्टूडेंट्स के लिए हो अंडरस्टैंड गया। कि जैसे एक एक सेकंड, पहले छवि को चलो कंप्लीट करने दो। हाँ बोलो छवि। मैम मैं ये कह रही हूँ जैसे नाइक तो मैम फैशन के अकॉर्डिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल हम्म जाएगा। मैम हम्म कैंपस जो है वो स्कूल गोइंग के लिए और कॉलेज स्टूडेंट्स मतलब के लिए। भाई, जो ट्रेंड भी चाहते हैं और इतना पैसा भी नहीं खर्चना चाहते, मतलब दोज पीपल ओनली ना, उनके लिए ही है वो। एग्जैक्टली, वैल्यू फॉर मनी ढूंढते हैं वो। चलो हर्षाली, अब तुम बोलो। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। ये जो एग्जांपल है जो आपने कंपैरिजन बताया कैंपस और एडिडास या फिर एडिडास की जो हम्म कैटेगरीज है, ये किसके अंडर, किस कैटेगरी के अंडर आएगी जो हम ये हम थ्री? अभी वो कर रहे हैं वर्टिकल एक्सटेंशन। तो वर्टिकल में मैम सेम ब्रांड को कंपेयर नहीं करते हम, अच्छी क्वालिटी नहीं और नहीं, जैसे वैसे हम सेम को ही करते हैं। वो आई थिंक भारती की तरफ से एग्जाम्पल आया है कि नाइक एडिडास भी कम का रेंज का बनाते हैं। पर मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सही नहीं बैठेगा, क्योंकि आप शायद मेरा एग्जाम्पल ना आप लोग समझ नहीं पाए जो मैंने यहाँ दिया था। मैंने कहा वो एक नॉर्मल प्रोडक्ट रेंज बनाते हैं, बट नाउ दे आर एंटरिंग अ बिल्कुल न्यू रेंज जो बहुत चीप है। 500 रुपए की लिपस्टिक समझ आती है, नॉर्मल है। 100 रुपए की लिपस्टिक जब आप देखते हो तो आपको क्या फीलिंग आती है? लो क्वालिटी ही फील आती है ना। 100 रुपए की लिपस्टिक में आपको ऐसे लगता है ना, चलता माल होगा। या फिर, अब मैं ठीक है ऐसे बोल रही हूँ, बट जनरली अगर आपने किसी को सपोज होता है ना, जैसे अपनी मेड को कभी गिफ्ट करनी है, तो आप 500 की लिपस्टिक नहीं लोगे, आप 100 की लिपस्टिक लोगे। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। और मैम एक मिडिल क्लास भी 100-200 की ही बाय करनी प्रेफर करेगा रेदर देन वो 500-1000 तब बाय, हाँ वो तब प्रेफर करेगा जब उसको वो चीज ना डेली यूज करनी है, उसका जैसे डेली यूज यूजेज करनी ज्यादा है। होता है, हाँ मैक्सिमम जैसे रोज लगती है। और अगर वही वही मिडिल क्लास अगर जैसे किसी शादी के लिए, फंक्शन के लिए, कोई ओकेशन के लिए लेना है, तो वो भी शायद 500 वाली प्रेफर करेगा। सो वर्टिकल एक्सटेंशन में एक ही ब्रांड है, और वो एक ही ब्रांड बहुत हल्का बना रही है और वो बहुत भारी भी बना रही है। सो जैसे अरमानी का है सबसे अच्छा वर्टिकल एक्सटेंशन, अगर आप एक हाई क्लास ब्रांड में देखना चाहते हो, आपको अरमानी में दिखेगा। क्योंकि अरमानी के ना 3 कैटेगरीज हैं वो। आई विल गो टू ऑल। एंड अरमानी में, अरमानी है, एक एम्पोरियो अरमानी है, और एक वो जॉर्जियो करके है। या ये देखो, आप इसको देख सकते हो। सो जॉर्जियो इज द मेन लाइन जो सबसे महंगा है, मतलब इसका टारगेट ऑडियंस ही सबसे ज्यादा, हाईएस्ट प्राइस, वर्टिकल में सबसे ऊपर। एक एम्पोरियो आ गया। एम्पोरियो इज यंगर पीपल के लिए, और ये प्रीमियम है बट उससे कम है। तो जैसे अगर सपोज करो वो लाख की जीन्स है, जॉर्जियो वाली, तो आपको ये शायद मे बी 50,000 की मिल जाएगी, ठीक है। एंड जो एक्सचेंज है, एक अरमानी एक्सचेंज करके भी है। या अरमानी एक्सचेंज इज वेरी अफोर्डेबल, मास मार्केट। नाउ यू सी। सो ये एक बहुत अच्छा, मतलब अरमानी इज अ वेरी गुड ब्रांड जिसमें आपको ये तीनों दिख जाएंगे। तो मैं आपको बिस्किट से इसलिए समझा रही थी क्योंकि जैसे पार्ले के बिस्किट्स होते हैं ना, तो एक पार्ले का एक नॉर्मल बिस्किट आता है, लाइक पार्ले जी,
वो बिल्कुल नीचे है, लो। एक पार्ले का हाइड एंड सीक आता है, एक हाइड एंड सीक में भी प्लेटिना आता है। तो डिफरेंस समझ रहे हो? सो हो सकता मैम है नई टेस्ट और कैटेगरी। प्राइस दोनों डिफरेंट है इसके। किसके? पार्ले जी के एज हम पार्ले जी नॉर्मल बिस्किट ले रहे हैं ग्लूकोज, दिस इज ए नॉर्मल 10 रुपीज है। हम्म, लेकिन जो हाइड एंड सीक्स है और इसका डार्क फैंटेसी डार्क हाँ चॉकलेट वाला बिस्किट है, वो काफी कॉस्टली पे है। लेकिन वो काफी टेस्ट भी और क्वालिटी जो उसकी है अलग है। दोनों डिफरेंट है। वो अलग है बिल्कुल, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पार्ले में आपको 10 रुपए का बिस्किट भी, 5 रुपए का बिस्किट भी, पार्ले जी तो 2 रुपए से स्टार्ट होता है। 2 रुपए का भी मिलेगा, 10 रुपए का भी मिलेगा, 50 रुपए का भी मिलेगा, 100 रुपए का भी मिलेगा। वर्टिकल एक्सटेंशन। सो वो चाहते हैं वो मार्केट के हर सेगमेंट को कैटर कर पाए। हर ब्रांड ऐसा नहीं करता, हर ब्रांड ऐसा चाहता भी नहीं है। क्योंकि फिर वही वाली बात आती है ना, जैसे हाय मैं महँगा ब्रांड, जैसे मैं महँगा लेती हूँ, तो अगर वही मेरी हाउसमेट भी पहन के आ जाएगी, तो फिर मेरे को क्या आएगा? क्या फ़र्क है फिर मैंने लिया और इसने लिया, तो मैं ये ब्रांड ही नहीं लूँगी, मैं ब्रांड चेंज। तो नॉट एवरीबॉडी लाइक्स आल्सो वर्टिकल एक्सटेंशन, बट हाँ, ब्रांड अपने लिए इसलिए करता है क्योंकि वो मार्केट के हर सेगमेंट तक पहुँचना चाहता है। सो आई होप नाउ डिफरेंशिएशन इज़ क्लियर। यस मैम। यस मैम। ठीक है? सो ज़रूरी नहीं है हर ब्रांड बोथ साइड्स जाए। कई ब्रांड्स ऐसे करते हैं, यहाँ होते हैं और सिर्फ़ ये बनाते हैं, तो सिर्फ़ ऊपर टॉप एक्सटेंशन किया, कई बॉटम एक्सटेंशन करते हैं। तो इट्स नॉट कि हर एक्सटेंशन करना है आपको, आपको जो सूट करता है आप वो करो, या तो आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लो या डिक्रीज़ कर लो, वो भी आपके पास ऑप्शन है। सो फिर इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है ये एक्सटेंशन करने का? ये ऑलरेडी हमने अभी देखा है कि वैरायटी इंक्रीज़ हो जाती है, डाइवर्सिफ़िकेशन हो जाता है, रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा, क्रॉस सेलिंग मतलब जैसे अगर आप नूडल्स के साथ पास्ता भी बना रहे हो, तो यू कैन हैव दोज़ ऑफर्स, नहीं होता कि एक पैकेट नूडल के साथ पास्ता पे 50% डिस्काउंट, समथिंग लाइक दैट। वो भी स्ट्रैटेजीज़ आप बना सकते हो। रिस्क हो जाता है आपका कम कि एक प्रोडक्ट कई बार फेल हो जाए या उसकी डिमांड कम आ जाए, तो एटलीस्ट दूसरा प्रोडक्ट चल जाता है। सो ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, एक ही फैक्ट्री में दोनों चीज़ें बना रहे हो, तो फ़ायदा रहता है। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके? नहीं, दैट्स इट। सो मैंने कहा चल दोनों पीडीएफ डिस्कस कर लेते हैं। नाउ वी हैव वन डिफरेंस जिसमें है एक्सटेंशन का स्ट्रेच के साथ डिफरेंस। तो एक्सटेंशन तो हम अभी पढ़ के आए हैं, तो हम पहले इसको स्ट्रेच को पढ़ते हैं, देन वील गो बैक टू एक्सटेंशन। सो स्ट्रेचिंग क्या होता है या स्ट्रेचिंग का यहाँ पे मतलब क्या है? क्योंकि आपके सिलेबस में ना एक टर्म दी हुई है स्ट्रेच। हो सकता है आपको स्ट्रेच पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लाइक यू डोंट गेट 12 नंबर का क्वेश्चन, बट केस स्टडी में जैसे पूछ ले दैट वेदर इन दिस केस स्टडी सम ब्रांड स्ट्रेच इज शोन, या इज दिस ब्रांड शोइंग ब्रांड स्ट्रेच का एग्जांपल, समथिंग समथिंग लाइक दैट, शॉर्ट क्वेश्चन जैसे। तो वहां पे आप स्ट्रेच को कैसे समझेंगे या कैसे लिखेंगे? सो देन व्हाट इज स्ट्रेच? Brand stretch occurs when a brand enters a new market or a new category, often unrelated to its original product. Unlike a brand extension, जैसे हमने अभी एक extension पढ़ा था horizontal extension. So unlike that extension, मतलब जो हमने normal brand extension पढ़े, ये horizontal extension की तरह है basically. जिसमें ब्रांड अपनी प्रेजेंस जनरली कोशिश करके फेमिलियर एरियाज में ही रखती है। स्ट्रेचिंग एक टोटल डिफरेंट टेरिटरी है और ये बहुत रिस्की हो सकता है। सो यू कैन से ब्रांड स्ट्रेचिंग कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल ब्रांड एक्सटेंशन की तरह है, और ये ज्यादा रिस्की है बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू एन एरिया जो बिल्कुल अनरिलेटेड है। एक तो होता है ना अपनी फील्ड में जाके खेलना, तो जस्ट इमेजिन करो आप क्रिकेट क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट में एटलीस्ट यू नो हाउ टू डू बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सारे मैनेज कर लोगे, तो आपको कुछ भी बना दें आप खेल लोगे। बट फिर होता है एक आपको खो खो पे ले जाए, सो क्रिकेट बिल्कुल अलग है, बैट बॉल से खेला जाता है। खो खो बिल्कुल अलग है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, माइंड माइंड बॉडी बैलेंस चाहिए, अलर्टनेस चाहिए। सो क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, क्रिकेट में यू नीड इंस्ट्रूमेंट बैलेंस ऑल्सो। सो इस तरीके से कबड्डी टोटली डिफरेंट। सो स्ट्रेच ज्यादा रिस्की है, स्ट्रेच ज्यादा यू कैन से लॉस मेकिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल अनफेमिलियर टेरिटरी में जा रहे हो। सो इट्स मोर लाइक अ हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। तो जब तक आप वर्टिकली एक्सटेंड कर रहे हो ना, तब तक आपकी चीजें कंट्रोल में है। द मोमेंट यू गो टू हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, उसका एक नया नाम है ब्रांडिंग में, विच इज ब्रांड स्ट्रेच, एंड दैट्स वेरी रिस्की।
क्योंकि आप बिल्कुल जैसे अभी सपोज करो आप वही मैंने एग्जांपल नहीं दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स में हो आप फ्रिज बनाते हो, एसी बनाते हो, गीजर बनाते हो और आप फिर खाने पीने की चीजों में चले जाओ। सो जो फ्रिज, एसी, गीजर बनाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स की तो समझ है, वायरिंग, स्विच, कपलिंग वगैरह वो सारी चीजों की तो समझ है। बट खाना बनाने में एफएसएसआई क्या होता है, रेड मार्क, ग्रीन मार्क, फूड लेबल्स, फूड इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटी, पाम ऑयल, नॉन पाम ऑयल, बहुत सारी चीजें आ जाती है उसमें। सो मे बी दैट्स मोर रिस्की, दैट्स मोर लेस प्रॉफिटेबल फॉर यू एक्चुअली। सो दैट्स ब्रेन स्ट्रेच। तो आपको इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लाइक पूरे 12 नंबर का नहीं आ सकता ब्रेन स्ट्रेच, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट केस स्टडी में जैसे हो सकता है दैट गिव वन एग्जांपल ऑफ ब्रेन स्ट्रेच। तो सपोज करो वो एक्सटेंशन पे केस स्टडी है, तो ब्रांड एक्सटेंशन पूरा डिस्कस हो रहा है और उन्होंने नीचे स्ट्रेच का कॉन्सेप्ट पूछ लिया या एग्जाम्पल पूछ लिया। आई थिंक दैट यू कैन मैनेज। तो स्ट्रेच समझ आया, क्योंकि एक्सटेंशन पढ़ रहे थे तो मैं कहा स्ट्रेच भी साथ में कर लेते हैं। ओके, बाकियों को एक यस आया है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। एक्सटेंशन बंद कर रहे हैं और स्ट्रेच बंद कर रहे हैं। अब हम एंसॉफ मैट्रिक्स करते हैं क्योंकि ग्रोथ स्ट्रेटजीज का ये पार्ट है। तो एंसॉफ मैट्रिक्स आपको याद होगा, मैंने बताया था बहुत पॉपुलर मैट्रिक्स है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाता है। तो स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए जनरली इसको 4 डोमेन्स में डाला जाता है और वो 4 डोमेन्स क्या हैं? यू कैन ईदर डू फॉर द एग्जिस्टिंग मार्केट में रहो या न्यू मार्केट में जाओ। सो 2 डायमेंशन है, मार्केट के बेसिस पे एग्जिस्टिंग में रहो या नए में चले जाओ। सिमिलरली प्रोडक्ट्स के बेसिस पे या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में रहो या नए प्रोडक्ट में चले जाओ। तो अगर आप सेम प्रोडक्ट में हो और सेम ही मार्केट में हो और अपने आप को ग्रो कर रहे हो, मतलब अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हो, जैसे एक फैक्ट्री की जगह 2 फैक्ट्री कर दी, दैट बिकम्स मार्केट पेनिट्रेशन। उसे हम बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब यू आर गोइंग डीप इन द मार्केट। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लाइक यू आर अ ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स, आप 19 से 25 साल की लड़कियों के लिए कॉस्मेटिक्स बनाते हो और पहले आप कॉस्मेटिक्स बेच रहे थे सिर्फ दिल्ली की रजौरी मार्केट में, अब आपने रजौरी के साथ साथ साउथ एक्स भी शुरू कर दिया। मार्केट पेनिट्रेशन क्यों? क्योंकि अभी आप दिल्ली में ही हो, तो दिल्ली सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट, वही कॉस्मेटिक्स जो आप बना रहे थे वही कॉस्मेटिक्स आप बेच रहे हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। सो यू आर डूइंग मार्केट पेनिट्रेशन। सो सेम मार्केट के अंदर हो और डिटेल में जाना और डीप में जाना, सेम प्रोडक्ट के साथ जाना, दैट्स मार्केट पेनिट्रेशन। सो इसमें रिस्क सबसे कम होता है, फायदा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हो, रिस्क कम है, नुकसान होने के चांसेस कम है और प्रॉफिट ज्यादा होगा। धीरे धीरे जब जब आप पेनिट्रेशन बढ़ाओगे आपका फायदा फाइनेंशियली आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है, बट उतना नहीं मिलेगा जितना शायद आपको बाकी स्ट्रेटजीज करने से मिलेगा। सो दिस इज वन, मार्केट पेनिट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आप क्या रहते हो, एग्जिस्ट। कोई क्वेश्चन आने होटल लगा? इंडस्ट्री में मैम, इसको हम हाँ, होटल इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, जैसे जैसे लाइक डोमिनोज हो गया अपना, मैकडोनल्ड हो गया अपना, मल्टी चैनल मतलब मल्टी इंटरनेशनल में होता है बट टेस्ट सेम होता है। और अपना नहीं जो नहीं मैं समझी फेमस है नहीं, दोबारा बताओ। पे नहीं, मैं एग्जांपल नहीं समझ रही। मींस कि इसको जैसे डोमिनोज हो गया अपना, मैकडोनल्ड हो गया, हम्म चेन सप्लाई टाइप के ये जैसे होटल है मतलब हम्म रेस्टो है, तो इसका सेम टेस्ट होता है, हम कहीं पर भी जाके ले सकते हैं। और इंडियन में जैसे एग्जांपल ले रहे हैं दाल मखनी, हम्म ये हर जगह पर ही मिल सकती है, हम चाहे छोटे से छोटे ढाबे पे भी जाए या बड़े से बड़े फेमस रेस्टोरेंट में भी जाए। पर दाल मखनी वाला एग्जांपल तो प्रोडक्ट हो गया ना, ब्रांड के हिसाब से देखो इसको, समझे? मैम चलो मैम, ये चलो ठीक है। तो मैम जैसे डोमिनोज हो गया और ये आपका क्या कहते हैं, डोमिनोज हो गया, बर्गर किंग और ये डोमिनोज सब। में इसको ऐसे लिख सकते हो कि जैसे डोमिनोज की एक ब्रांच थी रोहिणी में, अब उन्होंने रोहिणी के साथ साथ पीतमपुरा खोल ली, पीतमपुरा के साथ साथ में भी विश्वविद्यालय चले गए, विश्वविद्यालय के साथ साथ में भी चाणक्यपुरी चले गए, समथिंग लाइक दैट। हाँ, फिर तो है मार्केट पेनिट्रेशन है, वो है मैम, वो लिख क्योंकि सकते फिर हैं। वो इंडिया में ही घूम रहे हैं ना। जी
इंडिया में ही घूम रहे हैं, इंडिया नहीं सॉरी दिल्ली में ही घूम रहे हैं मल्टी दिल्ली। कंट्री में आ जा रहा है। नहीं नहीं मल्टी कंट्री नहीं, अभी मल्टी कंट्री अलग हो जाएगा, सिर्फ दिल्ली दिल्ली में ही है, अभी दिल्ली से बाहर नहीं गए क्योंकि अभी हमें जाना है ना न्यू मार्केट्स में, तो वो फिर हम अच्छा, बाद में जाएंगे, ठीक है तो ना। मैम स्टेट में भी कवर कर सकते हैं इसको? सेम स्टेट, हाँ सेम स्टेट, वो बेटर एग्जाम्पल रहेगा, so सेम स्टेट इज बेटर फॉर मार्केट पेनिट्रेशन। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब दूसरा क्या है, एग्जिस्टिंग मार्केट में ही रहो, मतलब आप दिल्ली में ही रहो बट आप कोई नया प्रोडक्ट भी ले आओ। सो सेम वही ब्रांड जो कॉस्मेटिक्स की थी, वो कॉस्मेटिक्स बना रही थी 19 से 25 साल की लड़कियों के लिए, और अब उसने क्या किया, कॉस्मेटिक्स के साथ साथ हेयर एक्सेसरीज भी शुरू कर ली, तो क्लिप्स वगैरह जैसे होते हैं, मे बी झुमके वगैरह भी शुरू कर लिए, सो सम न्यू प्रोडक्ट। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। So they are developing a new product for the same market. So हो सकता है इसमें वो सरोजनी नगर से उन्होंने शुरू किया तो सरोजनी में ही है अभी, तो सरोजनी में ही पहले वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक्स बेचते थे और अब उन्होंने कॉस्मेटिक्स के साथ साथ झुमके हेयर क्लिप्स वगैरह भी शुरू कर दिए। सो दे आर नॉट डेवलपिंग अ मार्केट, दे आर जस्ट डेवलपिंग अ प्रोडक्ट। सो इसका पता चल रहा है यहाँ पे जैसे जैसे आप नए एरियाज में जाओगे आपका रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो, जरूरी नहीं है दोनों प्रोडक्ट्स आपके सक्सेसफुल रहें। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में जब आप प्रोडक्ट भी बढ़ाओगे, मार्केट भी बढ़ाओगे, तो सब कुछ धीरे धीरे ग्रो करेगा, बट यस रिस्क भी आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब तक आप एक अपने ही टर्फ में थे, अपने ही गोडाउन में खेल रहे थे, तब तक आप एक राजा थे। जैसे जैसे आप एरिया से बाहर जाते जाओगे, फेलियर चांसेस थोड़े थोड़े बढ़ सकते हैं, रिस्क विल इंक्रीज, कॉस्ट विल इंक्रीज। यस अगर सेल्स वगैरह इंक्रीज करती है तो ये प्रॉफिट विल आल्सो इंक्रीज। सो दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देन वी कम टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद अब नए मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो अब आप नया मार्केट ढूंढ रहे हो कोई, बट सेम प्रोडक्ट के साथ ढूंढ रहे हो। तो पहले आप दिल्ली में पिज्जा बेच रहे थे, अब आप दिल्ली के साथ साथ आगरा, अलग स्टेट, आगरा के साथ साथ मे बी हिमाचल, अलग स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर टोटली अलग स्टेट। सो अगर आप एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही नए मार्केट में लेके जाते हो तो उसको बोला जाता है मार्केट डेवलपमेंट। तो वो सेम कॉस्मेटिक ब्रांड्स पहले वो दिल्ली में बेच रही थी, अब वो दिल्ली के साथ साथ हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड सब कवर करेगा, तो दैट्स मार्केट डेवलपमेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसमें दोनों चीजें नहीं होंगी, मार्केट भी नहीं होगी और प्रोडक्ट भी नया होगा, तो उस केस में उसे बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो सकता है और रिस्क भी सबसे ज्यादा रहेगा। तो यहाँ डबल द रिस्क होता है, डबल द गेन होता है, क्योंकि आप बिल्कुल एक नए प्रोडक्ट के साथ जा रहे हो मार्केट में और नई मार्केट में भी जा रहे हो। सो आप पहले पिज्जा में थे और पिज्जा दिल्ली में ही था, अब आप यूपी चले गए और वहां आपने ठेकुआ बनाना शुरू कर दिया, या मे बी पास्ता बनाना शुरू कर दिया, कुछ भी समथिंग वेरी डिफरेंट जो एक नया प्रोडक्ट है और नई मार्केट है। सो दैट्स डाइवर्सिफिकेशन। सो इस पूरी पीडीएफ में ये एंसॉफ मैट्रिक्स क्या है, हर स्ट्रेटजी का मीनिंग, उसके प्लस उसके माइनस, किस में फायदे ज्यादा होंगे किस में कम होंगे, वो सारा ही इसमें है। सो एंसॉफ मैट्रिक्स पे यस यू कैन गेट अ बिग क्वेश्चन आल्सो, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, अपने आप में बड़ा है। या तो इसके कोई दो पार्ट्स पूछ लिए डिफरेंस में, या पूरा एक इस पे क्वेश्चन आ सकता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन इसी पे एंसॉफ मैट्रिक्स पे आ सकता है। सो यस एंसॉफ मैट्रिक्स, और ये ग्रोथ स्ट्रेटजी का पार्ट है, क्योंकि यू आर ग्रोइंग। तो यहाँ पे यूनिट 3 में आपका एक टॉपिक ग्रोथ स्ट्रेटजी करके है। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, बढ़ना, इंक्रीज करना, इंप्रूव करना। सो ग्रोथ इज नथिंग बट व्हेन यू बिकम बिगर इन साइज, बेटर इन साइज, सो यू कैन सी एक एग्जांपल भी है, पौधा बढ़ रहा है, सो दैट्स ग्रोइंग। सो ग्रोथ के कुछ टाइप्स होते हैं, वन इज ऑर्गेनिक ग्रोथ जो अपने आप से होता है। सो लाइक आपने खुद का बिजनेस शुरू किया और बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पार्टनरशिप के, बिना किसी कोलैबोरेशन के खुद धीरे 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 अपना नाम कमाया, ऑर्गेनिक ग्रोथ। फिर आता है इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ इज अपने से ग्रो करना, लाइक जैसे होता है ना, पहले हम कहते हैं कुछ एग्जांपल में आपने सुना होगा, मैंने एक कमरे के फैक्ट्री से शुरू किया था, 4 एम्प्लॉयज के साथ शुरू किया था, जब मैं धीरे धीरे ग्रो हुआ तो एम्प्लॉयज भी 4 के 8 हुए, एक कमरे से हम एक मकान में चले गए, मकान से फिर एक दुकान पे चले गए, समथिंग लाइक दैट। सो इंटरनली ऑल्सो यू आर ग्रोइंग। सो जब आप छोटे से थे, एक कमरे में थे, तो आपके शायद ड्रीम्स भी बहुत छोटे थे कि बस उधर का ही बिजनेस कर लूं। जैसे जैसे यू आर ग्रोइंग, your mission, vision, your dreams, brand dreams are also growing with you.
So internally as an organization, you are growing, you are learning. Then we come to growth, इनऑर्गेनिक ग्रोथ. तो ऑर्गेनिक ग्रोथ का उल्टा ग्रोथ होता है इनऑर्गेनिक, आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो होना. और वो आर्टिफिशियल तरीके से आप कैसे ग्रो करते हो? मर्जर्स, पार्टनरशिप्स, एक्विजिशंस. सो साम दाम दंड भेद जिसे बोला जाता है. तो किसी के साथ भी हाथ मिला लो, किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ लो. क्यों? क्योंकि आपको ग्रो करना है. सो अगर खुद से ग्रो नहीं हो पा रहा, सो किसी को हथिया लो, किसी के साथ समझौता कर लो, किसी के साथ हाथ मिला लो, ऑल दोज थिंग्स. So you can either acquire a company, acquisition कर सकते हो, you can either do happy friendship, partnership कर सकते हो, और you can do merging, like एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खा जाए. So वो सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप ग्रो करोगे. एट द एंड ऑफ द डे आपको ग्रो करना है. So तरीका जो मर्जी हो, आपका ऑब्जेक्टिव ग्रो है. तो एक और ग्रोथ का भी एग्जांपल है जो बड़ा कॉमन सा है, रेवेन्यू ग्रोथ. लाइक अगर आपका आज 100 मिलियन का रेवेन्यू है, कल 1000 मिलियन हो जाए. सो जैसे जैसे आपका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, यू आर ग्रोइंग एज अ कंपनी. देन अनदर ग्रोथ कुड बी कस्टमर ग्रोथ. अगेन जैसे आपका कस्टमर बेस पहले 5000 कस्टमर्स का है, अब आप 50,000 हो गए. सो यू आर ग्रोइंग. सो एक ये भी मापदंड होता है ग्रोथ का. मार्केट ग्रोथ. सपोज अभी आप दिल्ली में बेच रहे हो, अब आप उत्तराखंड भी चले गए, उत्तरांचल भी चले गए. सॉरी, उत्तराखंड उत्तरांचल तो सेम है. उत्तराखंड भी चले गए, उत्तर प्रदेश भी चले गए, हिमाचल भी चले गए, जम्मू एंड कश्मीर भी चले गए. सो मार्केट ग्रोथ. धीरे धीरे यू आर इंक्रीजिंग योर मार्केट्स. प्रोडक्ट ग्रोथ. सो अर्लियर ओनली यू वर सेलिंग वन मोबाइल फोन का मॉडल. नाउ मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, बहुत सारे मॉडल्स है. सो प्रोडक्ट ग्रोथ. दैट्स इट. सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ्स है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब एज अ टॉपिक आई एम टेलिंग यू, ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर आंसर ऑफ मैट्रिक्स. सो ये टाइप्स ऑफ ग्रोथ से ज्यादा इम्पोर्टेंट आंसर ऑफ मैट्रिक्स रहेगा अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो. सो प्रायोरिटी में अगर यूनिट 3 के टॉपिक्स को करना हो, सो एक बार मैं, यूनिट 3 क्लोज हो रही है ना हमारी. सो यूनिट 3 में यू कैन फोकस फर्स्ट ऑन इक्विटी मॉडल्स. तो ब्रांड इक्विटी क्या है, और केलर और आखर वाला वो मॉडल कर लो. Then you can do extension. Extension क्या होता है? Because that is also one form of growth strategy only. And then you can do this ANSOF matrix priority में. फिर कुछ बच जाए तो you can do that different types of growth and stretch वगैरह last में. So priority order भी दे दिया. और कोई डाउट यूनिट 3 में? मैम इसमें एक एक्सटर्नल लेवरेजिंग दे रखा है, वो इसी के अंडर आएगा? हाँ, ये एक्सटर्नल हो गया ना, लाइक पार्टनरशिप, मर्जर, एक्विजिशन. एक्सटर्नल हो गया ना वो एक तरह से. एक्सटर्नली लाइक आप चीजों को कर रहे हो. तो इंटरनली खुद का ग्रो करना, और एक्सटर्नली साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से ग्रो करना है. सो जो मिल रहा है उसके थ्रू ग्रो करो. ठीक है मैम. और कोई डाउट यूनिट 3 में बिफोर वी बिगिन यूनिट 4? और मैम ये लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन सब इंटरनल एवरेजिंग के अंडर? हाँ, क्योंकि आप इंटरनली ही जा रहे हो ना. मतलब लाइन एक्सटेंशन का मतलब कि ऑलरेडी उस लाइन में थे, तो धीरे धीरे इंटरनली तरीके से ही आप जा रहे हो ना. एक्सटर्नल तो उसमें रोल नहीं आएगा ना. एक्सटर्नल का मतलब है किसी बाहर वाले के साथ हेल्प लेके किया. तो बाहर वाले के साथ तो हेल्प लिया जिसमें पार्टनरशिप में लिया, कोलैबोरेशन में लिया, मर्जर एक्विजिशन में लिया. तो जब तक कोई बाहर वाला इन्वॉल्व नहीं है, आई थिंक दैट विल बी इंटरनल ओनली. और कोई डाउट यूनिट 3 में? यूनिट 4 आने वाला है. नो मैम. ठीक है. अच्छा, मैं SL ध्यान में. हाँ, मैम कोई SLM पूछ रहा? में तो ये मैम बोलो SLM में बोलो तो ये बोलो. एक्सटर्नल में दिया है. क्या क्या क्या? मैम लाइन एक्सटेंशन एंड स्ट्रेच एक्सटर्नल लेवरेजिंग में दिया है SLM में तो. मैं एक बार देख लेती हूँ, मेरे पास खुला होता भी, मैंने वो खोल के रखा हुआ है. सी मैं वैसे जज नहीं कर रही हूँ, मतलब फिर भी आई हैव अ लुक. आई हैव अ लुक कि वो किस पर्सपेक्टिव से डाला है. ठीक है. सो तुम कह रहे हो यूनिट 3 आ गई? नहीं, अभी नहीं आई. अब आई है यूनिट 3. ठीक है. और वो क्या कह रही है? ग्रोथ स्ट्रेटजीज. ठीक है. अब ग्रोथ, अब देखो वैसे बात करी जाए ग्रोथ स्ट्रेटजीज में, वो ब्रांड वैल्यूएशन को भी डाल रहे हैं. ब्रांड वैल्यूएशन कोर 5th यूनिट का पार्ट है. तो उनका परसेप्शन यही रहा होगा कि हाँ, वैल्यूएशन का मतलब होता है कंपनी की ग्रोथ हो गई.
ठीक है। इंटरनल में देखो ना बेटा, इंटरनल में तो दिया है, इंटरनल के अंदर लाइन दिया है और इंटरनल के अंदर इक्विटी दिया है। आई थिंक इक्विटी ठीक है, खुद की ब्रांड की होती है। और इंटरनल में क्या दिया है, तुम जो कह रही हो वो कहाँ है, वो भी देख लेते हैं। अब क्या है, एक्सटर्नल दिया है, एक्सटर्नल एसेट्स, ठीक है, पहले तो इनको लोकेट करो, ठीक है। स्ट्रेच, स्ट्रेच समझा दिया इन्होंने, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रेच के एग्जांपल्स में दे दिया, ठीक है। स्ट्रेचिंग अप, स्ट्रेचिंग डाउन, ठीक है, वो उसमें आ गया। ब्रांड एक्सटेंशंस आ गए 3, ठीक है। ये ब्रांड एक्सटेंशन है बेटा, ये अलग टॉपिक है, ये उसके अंदर नहीं है, एक्सटर्नल के अंदर नहीं है, ओके ये मैम। अलग टॉपिक है, समझे? ओके मैम। हाँ ठीक है, ये अलग से है, जैसे हमने एक्सटेंशन पढ़ा है वैसे इन्होंने भी दिया है। इन्होंने इवन फ्रेंचाइजी एक्सटेंशन भी दिया है। सो एक्सटेंड करना थ्रू फ्रेंचाइज, जैसे मैकडॉनल्ड्स क्या करता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और आज मैकडॉनल्ड्स अगर इंडिया लेवल का एक ब्रांड बन पाया तो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइजिंग ओनली। सो वो भी ठीक है, हो गया, यही है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, ठीक है, नथिंग। बस वो ऑब्जेक्शनेबल मुझे एक चीज लगी, वैल्यूएशन, और वो भी मैं बता रही हूँ कि हो सकता है ऑथर का ये परसेप्शन हो कि जैसे एग्जाम्पल देखो ना यार, हमने एक क्लास में डिस्कस किया था, जब कोई शार्क टैंक में जाता है तो वो उसकी ग्रोथ का ही तो एग्जाम्पल है। हाउ ग्रोथ, क्योंकि वो अगर शार्क टैंक में जा रहा है वैल्यूएशन लेने के लिए, सो एक तरह से वो कंपनी बड़ी बन गई है ना, या किसी कंपनी का आईपीओ आता है, तो दैट्स अ ग्रोथ ओनली। तो आई थिंक उस परसेप्शन से ऑथर ने उसको इंक्लूड किया। सो वी शुड नॉट बी एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग, क्योंकि वही मैं कह रही हूँ, तभी मैंने तुम्हें कहा था, एक क्वेश्चन मैंने कहा था खुद अपने हिसाब से लिखो। तो जब कोई एसेट वाला आंसर आप लिखोगे ना, तो अदिति लिखे, छवि लिखे, हर्षाली लिखे, भारती लिखे, सबका अपना एक थॉट होगा। एग्जामिनर को आपके थॉट की वैल्यू जज करनी है, रादर देन ये देखना कि इसका वो क्या है, कि ये सही है ये गलत है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो कि ब्रांड एक एसेट है, और वो आप किसी भी तरीके से कर पा रहे हो, उसके एडवांटेजेस देख के, उसके रोल लिख के, उसकी डिफरेंट टाइप्स लाइक टाइपोलॉजी लिख के आप काम कर पा रहे हो, so it doesn't matter how you are doing it, you should be able to prove what the point is. So जब तक आप वो पॉइंट प्रूव कर पा रहे हो, whatever methodology you use, I think that should be acceptable, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। So that's my sum of it. अब हम कर रहे थे फोर्थ यूनिट, और फोर्थ यूनिट की सबसे अच्छी बात है कि इसमें 2 मेजर टॉपिक्स है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ब्रांड लाइफ साइकिल। तो फटाफट से पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, फिर ब्रांड लाइफ साइकिल देखेंगे। सो मैं चाहती थी डायग्राम आ जाता तो अच्छा हो जाता। आई थिंक इस नोट्स में मैंने जो शेयर किया डायग्राम ही नहीं है। ये मिड्स पॉइंट है इसका, ये एक मिसिंग इंफॉर्मेशन है, तो इसको आप कृपया इंक्लूड कर लीजिए। तो अभी तो मैं ठीक है रेफरेंस से पढ़ा देती हूँ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ मार्केटिंग। बट एग्जाम में बिना डायग्राम के दिस थिंग विल नॉट होल्ड टू मच वैल्यू। So this is the diagram that I'm referring to. यहाँ पे इन्होंने देखो प्रोडक्ट एक्सटेंशन भी दिया है, नहीं लेना प्रोडक्ट एक्सटेंशन के बिना वाला लेना है, हम वो भी ले सकते हैं, कोई इसमें इतना हर्ज वाली बात नहीं है। सिंपल डायग्राम जिसमें सारी चीजें हो। Ma'am, this is the first topic from Unit 4. फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर में करा रही हूँ मैं इम्पोर्टेंस के, Okay, okay. ठीक है। वैसे देख लेती हूँ फर्स्ट टॉपिक क्या है ऑर्डर के हिसाब से, मतलब सिलेबस के ऑर्डर के हिसाब से। No, Let's ma'am, I epic just में। want to ask if we just have started Unit 4, ना? हाँ, बस वी यही हैव पूछना। स्टार्टेड हाँ, यूनिट हाँ, 4, यही हम जो पूछ यूनिट रही 4 थी। का टॉपिक डिस्कस करें वो फर्स्ट है, हाँ, हाँ. ठीक है ना। तो एक आर्किटेक्चर वाला टॉपिक है, वो मैं लास्ट में पढ़ाती हूँ, ठीक है। उस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो केलर की बुक में से पढ़ाया था मैंने, तो उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट केलर की बुक में से है वो। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्विकली डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी 5th यूनिट भी डिस्कस करनी है। सो क्या है, सिंपल सा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सिंपल सी आइडियोलॉजी पे बेस्ड होता है कि हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, हर प्रोडक्ट एक लाइफ लेकर आता है, और लाइफ का मतलब यही है
कि वो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के फेजेस से गुजरता है और हर गुजरते फेज में उसकी स्ट्रेटजीज, उसकी टेक्निक्स, उसका मार्केटिंग अलग अलग होता है। सो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट है वो नया होता है तो उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो दैट्स द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स नहीं जानते ज्यादा, तो आपको अवेयरनेस बिल्ड करनी पड़ती है, मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। हो सकता है अभी आप प्रोडक्ट को महंगा करके बेच सकते हो क्योंकि लोगों को अभी उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो जब तक पता नहीं है और कंज्यूमर उसको किसी भी प्राइस पे खरीद लेगा। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी कस्टमर भी स्मार्ट होता जाएगा और कहेगा नहीं मैं 500 का नहीं लूंगा, मैं तो 300 का ही लूंगा, मैं 100 का ही लूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो अभी आप प्राइस हाई रख सकते हो क्योंकि कंपटीशन भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है एंड आपको खर्चा भी करना है। एंड इस स्टेज पे आपकी प्रोडक्शन काफी स्लो होती है। धीरे धीरे व्हेन मार्केट गेट्स स्टार्टेड, मोमेंटम गेट्स स्टार्टेड, आप ग्रोथ पे आते हो। ग्रोथ का सिंपल सा फंडा है कि अब आपकी सेल्स इंक्रीज कर रही है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में जान पा रहा है, उसकी अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्योंकि सब कुछ बढ़ रहा है तो धीरे धीरे आप प्राइस थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करोगे क्योंकि आप चाहते हो कस्टमर प्रोडक्ट को जाने, ले, खरीदे। कंपटीशन भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। सो जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस बहुत हाई आपने रखा था, धीरे धीरे यू कैन स्लाइटली मॉडरेट द प्राइस। सो दैट्स द ग्रोथ फेज। जनरली हर कंपनी चाहती है ग्रोथ फेज लंबा चले क्योंकि इसके बाद तो फिर मेच्योरिटी पे पहुंचना। मेच्योरिटी मतलब इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। मेच्योरिटी लास्ट टॉप पॉइंट होता है। सो ग्रोथ यू डन। अब मेच्योरिटी में आपने आना ही आना है तो एक टाइम के बाद कभी ना कभी आप अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचोगे। सो मैक्सिमम लेवल का मतलब है अब इससे ज्यादा आपका सेल नहीं होगा, इससे ज्यादा आपका प्रॉफिट नहीं होगा, इससे ज्यादा आपकी ग्रोथ नहीं होगी, इसके बाद डिक्लाइन ही आएगा। सो या तो आप ग्रोथ को लंबा खींचो या आप मेच्योरिटी को लंबा खींचो क्योंकि मेच्योरिटी का मतलब है जो मैक्सिमम आप कमा रहे हो उसी को लंबा करते जा रहे हो। तो इसमें आपका कंपटीशन सबसे ज्यादा हाई रहता है, प्राइस आप सबसे ज्यादा मॉडरेट रखते हो, ऑफर्स देते हो आप कंपनी में कस्टमर्स को आने के लिए, लाइक बाय वन गेट वन, 20% एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा, ताकि कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे। यहाँ पे आपको लॉयल्टी मिलेगी कस्टमर की, बट दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन गेट। इसके बाद डिक्लाइन ही होना है। तो डिक्लाइन अंडरस्टूड सी बात है, दैट सेल्स नहीं होंगे, रेवेन्यू भी थोड़ा सा डिक्लाइन करेगा और कंपटीशन सबसे ज्यादा बढ़ चुका है, आपके प्रोडक्ट की अब वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, अवेयरनेस थोड़ी सी कम हो गई है। एंड नाउ द बेस्ट दैट यू कैन डू इज डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट को जो इसमें दिखाया था एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड मतलब उसको थोड़ा सा री इमेजिन करो, रीडेवलप करो। सो या तो उसको नए तरीके से सोचो, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी डिसकंटिन्यू हुआ, तो टेक्नोलॉजी को बदल दिया। सो वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंदर ही जब कलर आने लग गया तो उसकी भी वैल्यू बढ़ गई थी। सो कुछ ऐसा इनोवेशन सा ढूंढो या फिर उसको डिसकंटिन्यू करो। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो ये पूरी जो एक पीडीएफ है, दिस इज अबाउट डिफरेंट फेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्या होता है क्या नहीं होता। सो 5 स्टेजेस, डेवलपमेंट, फिर इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, सारों में क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड देन क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, अगर इसको नहीं मैनेज करेंगे तो नुकसान क्या होगा, ये सारा ही इसमें है। और जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, वो फैक्टर्स क्या होते हैं मार्केटिंग के अंदर, ईज ऑफ एंट्री, कि एक मार्केट कितना इजी है किसी के लिए भी घुसने के लिए। तो अगर आपके मार्केट के अंदर बैरियर्स कम है, कोई भी कंपेटिटर आ सकता है, तो यू आर ऑलवेज एट अ रिस्क ऑफ इट। सो रिस्क ज्यादा होता है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कितना ज्यादा है, दैट हाउ मच टेक्नोलॉजी इज इजीली अवेलेबल इन योर कंट्री। सो उससे भी बहुत फर्क पड़ा। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी इज सो इजी इन इंडिया कि आप एक स्टार्टअप का आइडिया लेकर आते हो एंड नेक्स्ट डे मे बी योर नेबर इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम स्टार्टअप। कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज थिंग्स आर टू इजीली अवेलेबल टू पीपल नाउ। मार्केट का एक्सेप्टेंस, मार्केट उसको कैसे हैप्पीली ले रही है, सैडली ले रही है, वो चीज का क्या रिस्पॉन्स है मार्केट का, इकोनॉमिक फोर्सेस, इंटरेस्ट रेट, आरबीआई पॉलिसी, वो सारी चीजें। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कुछ एग्जांपल्स है लाइक टाइपराइटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अभी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये सारी चीजें you can manage. इसी के similar lines पे before I close this, we have another topic which is your brand life cycle. तो brand life cycle क्या होती है? That life cycle of a brand. तो हर brand भी जिन stages के through जाती है, those stages are brand की introduction. तो नई brand, अभी ब्रांड की आइडेंटिटी के बारे में कस्टमर्स नहीं जानते हैं, टारगेट ऑडियंस है ब्रांड का डिफाइंड, बट टारगेट ऑडियंस अभी ब्रांड को नहीं जानता है।
ब्रांड को अपनी पोजीशनिंग पे काम करना पड़ेगा, आइडेंटिटी पे काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज अभी सब कुछ नया है। सो ब्रांड के पास कुछ भी है, फीचर है, पावर है, फंक्शनैलिटी है, चीख चीख के लोगों को बतानी पड़ेगी। सो दैट्स द इंट्रोडक्शन स्टेज। देन आफ्टर द इंट्रोडक्शन स्टेज यू नाउ मूव टू द ग्रोथ स्टेज। तो अब आप ग्रोथ पे आ गए, धीरे धीरे आपकी सेल्स इंक्रीज करेंगी, अवेयरनेस अच्छी होगी, ब्रांड का कंपटीशन भी धीरे धीरे बढ़ेगा, लोग जानने लग जाएंगे, यू आर गेटिंग गुड बेनिफिट्स because of your awareness and all those things. Then after growth you move to a maturity stage. Maximum जब आप रीच कर सकते हैं, मतलब कंपटीशन अब यहाँ सबसे ज्यादा होगा, अवेयरनेस ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, अब इसके बाद डिक्लाइन ही आना रहता है। सो ये आप अभी अपना बेस्ट तक पहुंच गए हो। एंड इसके बाद लास्ट फॉल है, तो फॉल में आपके पास दो ही स्ट्रैटेजीज रह जाती है, इधर यू डिसकंटिन्यू द ब्रांड और यू रीब्रांड योरसेल्फ। तो रीब्रांडिंग यहाँ आप सोच सकते हो कि अपना नजरिया बदल लो, जैसे नोकिया रीब्रांडेड इटसेल्फ, तो कहाँ वो मोबाइल फोन के लिए जाना जाता था और अब वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड अदर एक्सेसरीज वगैरह बनाता है। सो यू रीब्रांड योरसेल्फ एंड देन यू कैन ऑल्सो सर्वाइव। सो सर्वाइव करना है तो कुछ चारा ढूंढना पड़ेगा। सो ब्रांड लाइफ साइकिल का फायदा यही है दैट एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, अगर आप इसको पढ़ो तो आप हर डिफरेंट ब्रांड की साइकिल में अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना सकते हो और उन स्ट्रैटेजीज को यूज करके अपने फायदे के लिए, अपने कस्टमर्स के फायदे के लिए यू कैन डू डिफरेंट टेक्निक स्ट्रैटेजीज, इम्प्लीमेंट देम एंड फिर आपके लिए फायदा रहेगा। अदरवाइज आप नुकसान में रहोगे, आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा जो भी चैलेंजेस वगैरह आएंगे। सो प्रिसाइजली यही है इसमें। फिर मेरे को याद है इसमें लास्ट में कुछ एग्जांपल्स थे, लाइक हम साइकिल की बात करें और कुछ ब्रांड्स ऐसे भी है जो 1962 या 38 से चल रहे हैं। सो अगर वो इतने पुराने होके भी आज भी चल रहे हैं तो उसका मतलब समवेयर और दी आता है, जब भी उन पे ब्रांड पे खतरा आता है सो दे फाइंड समथिंग टू रीब्रांड देमसेल्व्स, टू रीथिंक अबाउट देमसेल्व्स, एंड दैट्स हाउ दे आर एबल टू सर्वाइव सो मेनी लॉन्ग इयर्स, ऑलमोस्ट लाइक 90 इयर्स, 100 इयर्स। तो वो सर्वाइव अगर कर पा रहे हैं तो ओनली बिकॉज ऑफ दैट थिंग। सो एक तो यूनिट 4 का ये टॉपिक था। एनी डाउट्स इन दीज टू टॉपिक्स बिफोर वी पिक अप द नेक्स्ट टॉपिक? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, नो पूछो। मैम। ठीक है। सो अब इसका No, एक ma'am. टॉपिक था, ठीक है ठीक है, आर्किटेक्चर एंड पोर्टफोलियो था। सो ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया, मैं कहा ये केलर में मिल जाएगा, इसके मैंने इवन नोट्स भी नहीं भेजे हैं, आपने नोटिस किया हो तो। सो मैं टॉपिक्स देखती हूँ यूनिट 4 में क्या है। इट्स आर्किटेक्चर एंड पोर्टफोलियो एंड मैनेजिंग ब्रांड ओवर टाइम, दो चैप्टर्स हैं। तो आर्किटेक्चर और पोर्टफोलियो दोनों इसी नाम के हैं। सी, एक तो है डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ब्रांड आर्किटेक्चर स्ट्रेटजीज, एक ये चैप्टर है, और एक है मैनेजिंग ब्रांड्स ओवर टाइम। सो बाय डिफॉल्ट ये चैप्टर 11 एंड 13 है केलर का, एंड दोनों बुक्स में है। तो बुक में आपको बथेरा मटेरियल, इसमें आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए कम नहीं मिलेगा, बहुत मटेरियल है इसमें। क्योंकि केलर जैसे ऑथर्स है ना, ये बुक बनाते हैं, बड़े आराम से बनाते हैं। सो वेरी डिटेल्ड बुक, बहुत कुछ है। तो हम देखते हैं डिजाइनिंग वाला चैप्टर पहले देखते हैं, फिर मैनेजिंग ब्रांड्स ओवर टाइम पे जाएंगे। सो क्या है डिजाइनिंग में, आर्किटेक्चर स्ट्रेटजी में ब्रांड आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? इट्स नथिंग बट, ब्रांड आर्किटेक्चर का मतलब यही है दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर, मतलब व्हाट एवर ब्रांडिंग आर्किटेक्चर इज देयर इन योर किटी। तो अगर आप एक बहुत बड़ा ब्रांड हो, लाइक रिलायंस, अंबानी, टाटा, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो इनके ब्रांड्स की किटी में कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, फिर कौन से ब्रांड के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, उनके क्या लोगो हैं, सिंबल हैं, फलाना फलाना क्या स्ट्रैटेजीज है, वो सब इसके अंदर आता है। सो ब्रांड आर्किटेक्चर अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, और आर्किटेक्चर का मतलब यही होता है मकान खड़ा करना। जैसे ब्रांड आर्किटेक्चर में वो पूरा ब्रांड का एक पिरामिड, एक ढांचा खड़ा करना, दैट्स अबाउट एवरीथिंग। सो अगर आप एक ब्रांड आर्किटेक्चर स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से बना रहे हो तो उसमें सबसे पहले जरूरी होता है कि आप अपने ब्रांड की पोटेंशियल को जज करो, मतलब आपका ब्रांड कितने लेवल तक जा सकता है। तो उसके लिए क्या क्या आपको स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए? यू शुड बी हैविंग समथिंग कॉल्ड अ ब्रांड विजन। एक ब्रांड का विजन होना चाहिए। विजन इज जस्ट वो चीज जो ब्रांड अचीव करना चाहती है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना प्रॉफिट, कितनी कस्टमर ग्रोथ, कितना सक्सेस, मतलब क्या उन्होंने अपने लिए टारगेट बनाया हुआ है। सो वो होना चाहिए। मैं कहा ना इसमें बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल भी है, सो सारी चीजें तो हम वैसे भी नहीं कवर करेंगे। फिर ब्रांड की बाउंड्रीज,
सी जहाँ हम अपने सपने डिसाइड करते हैं ना, हमें एक बाउंड्री भी डिसाइड करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोग क्या हो जाते हैं, सपने तो डिसाइड कर लेते हैं, मैं यूपीएससी करूंगा, यूपीएससी करूंगा, यूपीएससी करूंगा, बट देन व्हाट लिमिट? ठीक है, आप यूपीएससी करोगे, बट क्या आप यूपीएससी 15 साल के पेपर अटेम्प्ट्स देके करना चाहते हो? लाइक 15 साल तक उसी साइकिल में ही रहना चाहते हो? सो यू हैव टू सेट योर बाउंड्री ऑल्सो, लाइक मैं 4 अटेम्प्ट्स में करूंगा, मैं 6 अटेम्प्ट्स में करूंगा, समथिंग लाइक दिस, सो दैट एटलीस्ट नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट यू कैन हैव अ सेकंड थॉट। तो ब्रांड की भी बाउंड्री क्या है, ब्रांड को अपनी लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए, ब्रांड को अपना स्ट्रेच पता होना चाहिए कि ब्रांड कौन से लेवल तक एक्सटेंड हो सकता है। ये नहीं कि ब्रांड एक्सटेंशन के नाम पे कुछ भी शुरू कर दो और कुछ भी करे। अब जैसे इसमें आप लोग मे बी काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम टाटा तो कभी रुकता नहीं, टाटा तो सब कुछ करता रहता है, टाटा कभी नहीं रुकता। टाटा ने देखो एक साथ सब कुछ नहीं किया। टाटा इज इतना पुराना, आजादी के टाइम का, आजादी से भी पहले का। जमशेदजी आयरन ने तो वो जो टाटा टिस्को बनाया था वो 18वीं शताब्दी थी, समथिंग 18 समथिंग में था। तो उससे आज के टाटा में इतना 200 साल की जर्नी, इट्स वेरी लॉन्ग। 200 साल बहुत होते हैं, तो 200 साल में उसका ये बाउंड्री डिफाइन हुआ है। और अभी भी कुछ चीजों में नहीं होगा टाटा, नॉट एवरीथिंग में टाटा होगा, बहुत चीजों में होगा, बट अभी भी यू थिंक अबाउट समथिंग, कुछ ना कुछ निकलेगा जिसमें अभी भी स्कोप है उसके पास घुसने का। सो एक बाउंड्री भी होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक न्यू ब्रांड हो तो बाउंड्री का होना ज्यादा जरूरी है देन एन ओल्ड ब्रांड। क्योंकि ओल्ड ब्रांड तो चलो पुराने हैं, तो उन्हें फिर भी एक एडवांटेज मिलता है, नई ब्रांड्स के लिए बाउंड्री को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। सो यू नो योर विजन, यू नो योर बाउंड्री, एंड देन यू डिफाइन योर पोजिशनिंग कि कौन से टारगेट ऑडियंस पे जाना है, क्या स्टेटमेंट यूज करनी है, क्या यूनिकनेस यूज करनी है। तो ये देखो, जो चीजें हम कर रहे हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट इन अवर सिलेबस, वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुट इट इनटू अ पर्सपेक्टिव। सो ये बहुत चैलेंजिंग नहीं है, बट हाँ सिलेबस का पार्ट है। देन आर्किटेक्चर के अंदर यू हैव टू आइडेंटिफाई योर न्यू अपॉर्चुनिटीज, एक्सटेंशन अपॉर्चुनिटीज। तो हमें एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंशन अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कहाँ नहीं है, वो एक्सटेंशन अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। तो वो एक्सटेंशन अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी? न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जहाँ आप जा सकते हो, जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी थी उस टाइम, जब मुझे याद है, यू कैन बी ईदर अ ब्रांडेड हाउस और यू कैन बिकम अ हाउस ऑफ ब्रांड्स। दोनों में फर्क क्या होता है? अ ब्रांडेड हाउस इज वन जो एक अम्ब्रेला कॉर्पोरेट फैमिली ब्रांड नेम यूज करता है। सो लाइक टाटा, टाटा फॉर एवरीथिंग, सो इट्स टाटा मोटर, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंज्यूमर, टाटा कंसल्टेंसी। तो एक ही नाम सबके लिए जब यूज हो रहा है। बट इफ यू वांट टू यूज अ यूनिक नेम फॉर एवरी ब्रांड, जैसे एचयूएल करता है, सो दैट्स अ हाउस ऑफ ब्रांड्स। क्योंकि एचयूएल ठीक है अपने आप में हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बट देन HUL brands. Yeah. So that's a branded house. Why? Because Dove is different, Surf Excel is different, Vaseline is different, Red Label is different, Lakme is different, and that's a branded house. So बहुत सारे brands हैं. So that can also be one strategy. So ये मुझे याद है, मैंने तब बताया था एग्जाम्पल से। पार्ट 1 इसका हो गया। तो ब्रांड आर्किटेक्चर एंड पोर्टफोलियो था आपके सिलेबस का टॉपिक। तो पोर्टफोलियो फिर मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो इज ऑल ब्रांड्स दैट अ कंपनी इज सेलिंग इन अ प्रोडक्ट कैटेगरी। सो यू टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट कैटेगरी, से फूड एंड बेवरेजेस। सो फूड एंड बेवरेजेस में HUL जो जो बेच रहा है, नाउ वी हैव अ पिक्चर ऑफ HUL ऑन द स्क्रीन। सो ये HUL है, सारी चीजें तो फूड एंड बेवरेज में नहीं है। सो वी हैव नॉर, पोर्टफोलियो का पार्ट है। हॉर्लिक्स फूड एंड बेवरेज पोर्टफोलियो का पार्ट है। वी हैव दिस मैग्नम, पोर्टफोलियो का पार्ट है। खाने पीने की चीज, ओके ना? सो खाने पीने में ब्रू आ गई, खाने पीने में बूस्ट आ गया, लिप्टन ग्रीन टी आ गई, किसान आ गई, केचप। खाने पीने में ये हेलमैन आ गया, रेड लेबल आ गया। So this is in food and beverages. Now we can come to maybe toilet products, या maybe personal grooming. Personal grooming में you will have Pond's, Lakme, Dove, Love and Beauty, so on so portfolio किसी एक कैटेगरी के अंदर ब्रांड कहाँ कहाँ है, कौन से ब्रांड्स में है। सो क्यों रखना चाहिए एक पोर्टफोलियो, क्यों नहीं रखना चाहिए सिंपल एक ब्रांड? ऑब्वियसली पोर्टफोलियो है तो रिटेलर पे डिपेंडेंस बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर रिटेलर कई बार होता है ना, रिटेलर्स कहते हैं हम सिर्फ एक ब्रांड का माल नहीं रखेंगे, तो आपके खुद के 4 ब्रांड्स हैं,
तो रिटेलर कम से कम एक का नहीं रखेगा, 4 का तो रख ही लेगा। सो वो इंक्रीज हो सकता है आपका। कस्टमर को वैरायटी मिल सकती है, कस्टमर खुश हो सकता है। अब एचयूएल में इतना सारा शैम्पू अवेलेबल है, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, एचयूएल के शैम्पू ढूंढते रहो। सो यू हैव टू मच वैरायटी। इंटरनल कंपटीशन भी होता है। डव compete करेगा लव एंड ब्यूटी से, तो बाहर की लड़ाई से अच्छा इंटरनली कंपटीशन हो रहा है। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो क्या पता जिस फैक्ट्री में लव एंड ब्यूटी बनता है उसी में डव बनता हो। सो शिफ्ट चलती हो, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में एक बनता हो, इवनिंग शिफ्ट में एक बनता हो। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वगैरह बहुत होते हैं यहाँ पे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बहुत होते हैं। सो ब्रांड पोर्टफोलियो के फायदे क्या होते हैं? जिस मार्केट सेगमेंट को आप अभी नहीं बेच रहे, अगर आप एक नया ब्रांड शुरू करो अपने पोर्टफोलियो में, तो वो सेगमेंट भी आपका बन सकता है। सो एक वो फायदा है। दूसरा, हाँ, अपने हल्के ब्रांड्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। अपने हल्के ब्रांड्स या अच्छे ब्रांड्स दोनों में, मतलब आपके बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं तो कोई हल्का ब्रांड बना दो तो स्ट्रॉन्ग बच जाता है। जैसे मैंने शायद ये एग्जाम्पल उस टाइम पे भी दिया था। चेस में हम क्या करते हैं, प्यादों की बहुत कीमत होती है। तो प्यादों की कोई डायरेक्ट कीमत नहीं होती, बट इनडायरेक्ट बहुत कीमत होती है, क्योंकि जब तक वो राजा के आगे है, राजा प्रोटेक्टेड है। तो समटाइम्स यू हैव पोर्टफोलियो के अंदर हल्के ब्रांड्स, नॉट बिकॉज कि आप उनको बेचना चाहते हो या पैसे कमाना चाहते हो, बट बिकॉज आप अपने राजा को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। सो यू वांट टू सेव योर मेजर ब्रांड, सो यू आर हैविंग सम लोकल छोटा छोटा ब्रांड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सो कैश काउ का मतलब यही है कि वो ब्रांड बिक रहा है, जब तक उससे पैसा आ रहा है तब तक आप गंगा नहा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। लो एंट्री ब्रांड वही वर्टिकल एक्सटेंशन का पार्ट है। हल्का ब्रांड बनाना चाहते हो बिकॉज आप लोअर लेवल कस्टमर्स को मीट करना चाहते हो। हाई एंड ब्रांड्स पे जाना चाहते हो, आप हायर कस्टमर्स को मीट करना चाहते हो। सेल्फ स्पेस वी हैव डन, वैरायटी वी हैव डन, इंटरनल कंपटीशन वी हैव डन, एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल वी हैव डन। नॉट रिपीटिंग देम अगेन। तो ये सब पोर्टफोलियो का है। पोर्टफोलियो में इन्होंने कैश का समझा दिया है यहाँ पे। लो एंट्री, हाई एंट्री, फिर ब्रांड हायरार्की। दिस इज नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि हायरार्की इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस। आई थिंक ये मैंने किया भी नहीं है। सो वी हैव डन ब्रांड आर्किटेक्चर एंड पोर्टफोलियो। सो चैप्टर 11 के अंदर हायरार्की भी है। हायरार्की वी शुड नॉट डू, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत करना। हो सकता है क्लास में शायद मैंने डिस्कस भी कर लिया हो, बट देन डोंट डू इट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जबरदस्ती एक्स्ट्रा मत पढ़ो, ऑलरेडी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए बहुत सामान है। सो चैप्टर 11 डन। नाउ आई एम मूविंग टू चैप्टर 13 विच इज मैनेजिंग ब्रांड ओवर टाइम। उसमें रीइंफोर्समेंट वगैरह होगा, सो वो देखते हैं अब। दैट्स चैप्टर 13 अगेन, दैट्स इन केलर में पढ़ सकते हो, मिल जाएगा मटेरियल। सो मैनेजिंग ब्रांड्स ओवर टाइम, so that's again unit 4 का last part है before we come to unit 5. so that's managing brands over time. समय के साथ ब्रांड्स को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, कैसे चैलेंजेस का सामना करना चाहिए, all this will come in this. so सबसे पहले मैनेजिंग ब्रांड्स का जो मेन टॉपिक आता है, दैट्स रीइंफोर्सिंग ब्रांड्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रीइंफोर्सिंग? रीइंफोर्सिंग का मतलब यही है बेसिकली, ब्रांड इक्विटी को ऐसे मार्केटिंग एक्शंस के साथ रखना ताकि ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड इमेज धुंधला ना पड़े। सी, I was discussing about this Parle-G only. We can do it on Google. Evolution of Parle-G packaging. Better word is packaging. Yeah, I think this is something very good. अच्छा है, ये भी है। सो स्टोरी बोर्ड बना दिया। देखो पहले एक गुड़िया थी, वो ऐसी थी, फिर गुड़िया चली गई, फिर दोबारा गुड़िया को लेकर आए, अच्छे से लेकर आए, वो मॉडर्न गुड़िया ऑलमोस्ट 70 में ग्लूको ग्लूको करके, फिर 80s में ऐसी थी। ओवरऑल देखा जाए थीम सेम रखी गई है, बट पैकेजिंग देखो हर दशक में बदली है, और उसके पीछे कारण ये है। दिस इज व्हाट रीइंफोर्समेंट इज, कि ठीक है आप ब्रांड को मत बदलो, मतलब आप पार्ले जी के टेस्ट को मत बदलो, नाम मत बदलो, बट उसकी कुछ पहचान तो बदलनी पड़ेगी ना, क्योंकि जनरेशन तो चेंज हो रही है। अब आज की जनरेशन को ये पैकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी।
तो आज की जनरेशन जिस हिसाब की है, जिस टाइम की है, उस टाइम के हिसाब से उनको पैकेजिंग मटेरियल वगैरह दो। सो दिस इज व्हाट रीइंफोर्समेंट ऑफ ब्रांड इज कि टाइम के साथ सब बदलता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करें कि एटलीस्ट ब्रांड का मीनिंग लोगों तक पहुंच सके, अवेयरनेस पहुंच सके, इमेज पहुंच सके। तो उसके लिए आपके लिए जो भी जरूरी है वो कदम आप ले सको। सो दैट्स रीइंफोर्सिंग ब्रांड्स एक्चुअली। सो इसमें आप रीइंफोर्स कैसे कर सकते हो? कंसिस्टेंसी मेंटेन करके। तो हाँ, मार्केट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर अगर आप पार्ले जी का वो सेम टेस्ट दे सको उन्हें, तो एटलीस्ट यू हैव डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी इन द कस्टमर माइंड्स। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यही है दैट थिंग्स विल गो अप, थिंग्स विल गो डाउन, अप डाउन, कुछ भी होता रहेगा, बट एटलीस्ट यू डिलीवर अ सेम सेंस ऑफ ब्रांड का प्रेजेंस या सेम सेंस ऑफ ब्रांड की क्वालिटी। यहाँ संतूर का भी एक एग्जांपल दिया हुआ है दैट संतूर की भी जो मार्केटिंग पिच है वो बड़ी कंसिस्टेंट है। वो हमेशा यही कहते हैं ना, लाइक मम्मी, मतलब संतूर हमेशा जो लेडी लगाती है वो मम्मी होती है, और हमेशा जो वो मॉडल होता है वो कहता है ये मम्मी कैसे हो गई, मैं तो उसको एक लड़की समझ रहा था। एंड दिस काइंड ऑफ अ सेम पिच दे हैव, समथिंग ऐसा ही होता है संतूर की, अगर आप वो देखोगे ना एडवर्टाइजमेंट में। सो दैट्स व्हाट कंसिस्टेंसी यहाँ पे वो मेजर, मतलब एग्जाम्पल में दिखाई गई है। कंसिस्टेंसी एंड चेंज। अब आप कहोगे मैम कंसिस्टेंसी आप कह रहे हो सेम रखो और चेंज भी कह रहे हो, मैं यही वाले चेंज की तो बात कर रही हूँ जो पार्ले जी ने किया। दैट ओके, आप कंसिस्टेंट हो बट एटलीस्ट टेस्ट में कंसिस्टेंट हो। पैकेजिंग तो बदलनी पड़ेगी क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही है, तो पैकेजिंग बदलनी पड़ेगी। सो कंसिस्टेंसी विद द चेंज इन द टाइम। तो जैसे समय बदल रहा है वैसे आप थोड़ा थोड़ा बदलाव ला रहे हो। प्रोटेक्टिंग सोर्सेज ऑफ ब्रांड इक्विटी। तो जो आपके, जैसे ये गुड़िया, पार्ले जी की ये गुड़िया उसकी जान है, तो ये गुड़िया को उन्होंने प्रोटेक्ट करा रखा होगा, इस पे डिजाइन लोगो वगैरह सब पेटेंट होगा इसका। सो वो प्रोटेक्ट करके रखना, बिकॉज दिस इज वन ट्रू आइडेंटिटी ऑफ पार्ले जी। सो जब तक पार्ले जी है तब तक ये पार्ले जी की गुड़िया है, समथिंग लाइक दैट। सो इस पे इक्विटी सोर्सेस को प्रोटेक्ट करके रखना। देन फॉर्टिफाइंग वर्सेस लिवरेजिंग, इसका क्या बेसिकली मतलब होता है कि फॉर्टिफाइंग वर्सेस लिवरेजिंग, या तो आप किलाबंदी कर लो। फॉर्टिफाइंग का मतलब किलाबंदी होता है। सो किलाबंदी का मतलब यही है, जैसे अपने एक ब्रांड के आगे छोटे छोटे और प्यादे खड़े कर दो। तो जैसे पार्ले जी उसकी मेन ब्रांड है, सपोज जस्ट वन एग्जांपल, पार्ले के लिए पार्ले जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ले ने क्या किया, ऐसे 4-5 डिफरेंट डिफरेंट बिस्किट ब्रांड्स बना लिए, सिर्फ इसलिए ताकि पार्ले जी को कुछ ना हो। सो समथिंग लाइक दैट। तो या तो इस लेवल तक चले जाओ या फिर लिवरेज करो। लिवरेज का मतलब यही होता है पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस। तो पार्ले जी सिर्फ पार्ले जी बन के ना रह जाए, पार्ले जी के साथ कभी कभी मैकडॉनल्ड्स के साथ कोलैब कर लो, कभी कभी मतलब अलग अलग जगह जाओ ताकि आपके कस्टमर्स बढ़े, कस्टमर्स कम ना हो, श्रिंक ना हो। एटलीस्ट दे शुड इंक्रीज, दे शुड नॉट shrink with time. That should be your agenda basically. मार्केटिंग प्रोग्राम में चेंजिंग करते रहो, वो तो ब्रांड एम्बेसडर वगैरह बदल के आप कर सकते हो। प्रोडक्ट रिलेटेड परफॉर्मेंस एसोसिएशन, अपने प्रोडक्ट के जैसे सपोज आपने कुछ चेंज किया अपने मार्केटिंग प्रोग्राम में और आपने सच में प्रोडक्ट के ऊपर कुछ चेंज किया है। सो यहाँ पे मुझे याद है जब मैंने क्लास में एग्जांपल कराया था तो मैंने टाइमैक्स का एग्जांपल भी बताया था कि टाइमैक्स ने अपना सच में प्रोडक्ट वगैरह डिजाइन वगैरह बदले थे, और उसी के बाद उसको एक अलग तरीके से लोगों ने देखना शुरू किया था। So if you are doing something good for your product, you should make it a part of your marketing campaign. तो इससे आपका इमेज और अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा, सुधरेगा। तो रीइंफोर्स होगा, हम रीइंफोर्समेंट पढ़ रहे हैं ना, और ज्यादा सुदृढ़ होगा। समटाइम्स प्रोडक्ट के ऊपर नहीं कुछ और चीजें करनी पड़ती हैं, लाइक ये वाला एड रेलेवेंट नहीं है, बट नॉन प्रोडक्ट इमेजेस, जैसे कोई गाना, जैसे कई बार होता है ना बाइक के एडवर्टाइजमेंट्स में, बाइक पे तो फोकस होता है बट साथ में सीनरी पे भी फोकस होता है, और पीछे जो बैकग्राउंड गाना चल रहा होता है उस पे भी फोकस होता है, देशभक्ति पे फोकस होता है। सो सब कभी कभी बाकी चीजें भी मैटर करती हैं, मतलब नॉट ऑलवेज प्रोडक्ट काउंट्स, समटाइम्स नॉन प्रोडक्ट थिंग्स ऑल्सो काउंट, और कई बार वो बहुत ज्यादा काउंट करती है, गाने वाने के बहुत ज्यादा लोग फैन हो जाते हैं।
सो प्रोडक्ट भले ही ना चले, वो सारी चीजें बहुत चल जाती हैं। दैट्स अगेन, तो एक तो हो गया रीइंफोर्स। हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रीइंफोर्स? कि समय के साथ वो ब्रांड के वो बारे में कस्टमर्स को याद दिलाते रहना, और कैसे याद दिलाते रहना है वो कुछ स्ट्रैटेजीज हमने पढ़ी। नाउ वी कम टू रीवाइटलाइज। ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। रीवाइटलाइज का मतलब क्या होता है? ब्रांड सूख गई, ब्रांड मतलब थोड़ी सी डेड हो गई, ब्रांड थोड़ी सी डल हो गई, पुरानी हो गई, तो वो पुरानी डेड डल ब्रांड को कैसे दोबारा सांस देनी है, दोबारा जिंदा करना है। सो हाउ डू वी डू दैट? अ ब्रांड इज फॉलिंग, अ ब्रांड इज इल, सिक ब्रांड है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ब्रांड की अवेयरनेस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रांड फॉलोइंग है तो इसका मतलब लोगों ने उस ब्रांड के बारे में जानना, पढ़ना, समझना सब बंद कर दिया है। सो उसकी अवेयरनेस को बढ़ाओ, उसके अवेयरनेस का डेप्थ, ब्रेथ, सारी चीजों को कवर करो। मतलब कहाँ चूक हुई, पुराना मतलब आपको हिस्ट्री से जाना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई, और अब प्रेजेंट में आके वो सारी गलतियों को करेक्ट करना पड़ेगा। सो एक तो ये चीज करनी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा? यूजेस। हो सकता है कि पुराने लोग उस ब्रांड को जैसे यूज करते थे, आज की जनरेशन उसे वैसे ना यूज करती हो, तो ठीक है, ना करे, कोई नया यूज ढूंढो। जैसे नोकिया था ना, तो नोकिया अब लोग नहीं यूज करते उसको फोन के लिए, बट नोकिया ने एक नया यूज ढूंढ लिया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले गई, हार्डवेयर इंडस्ट्री में चली गई। तो एक नया यूज ढूंढ लो, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, वो भी आपके लिए बहुत काम का रहेगा। सो सम न्यू यूज, सम न्यू अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर लो। अगेन न्यू डिफरेंट वे ऑफ यूजिंग अ ब्रांड। तो अगर वो पुरानी जगह नहीं फिट हो रहा है, पुरानी जगह पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, सो फाइंड सम बिल्कुल न्यू डिफरेंट वे ऑफ यूजिंग दैट ब्रांड, समथिंग लाइक दैट। फिर इम्प्रूविंग द ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करो। उसके लिए आप अपनी टारगेट मार्केट पे काम कर सकते हो, टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनके साथ कम्युनिकेशंस, एंगेजमेंट्स बढ़ा सकते हो, नए लोगों को जोड़ सकते हो। पुराने लोग तो अब नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि पुराने लोग ऑलरेडी उस ब्रांड के बारे में भूल चुके हैं। सो यू कैन ट्राई फ्रॉम द जीरो लेवल अगेन, एंड यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव योर ब्रांड इमेज। तो जैसे मर्जी इमेज इंप्रूव होती है, साम दाम दंड भेद से इमेज को सुधारा जाए, रीपोजिशनिंग की जाए ब्रांड की, नई टैगलाइन, नए सेलिब्रिटीज, नए लोगो, वो सब बना सकते हो। लाइक नए लोगों से ही मुझे याद आया, ये तो व्हाट्सएप है, नोकिया का नया लोगो क्या था? तो नोकिया का नया लोगो ऐसा है। सो नोकिया भी दिख रहा है और नहीं भी दिख रहा है। सो दैट्स व्हाट द एंटायर गेम वाज, कि वो एक न्यू इमेज भी देना चाहते थे, एंड वो डिफरेंट तरीके से देना चाहते थे। सो समथिंग लाइक दैट। चेंजिंग एलिमेंट्स, ब्रांड एलिमेंट्स चेंज कर सकते हो, लोगो, अगेन टैगलाइन वगैरह। पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट कर सकते हो। पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट जैसे माइग्रेशन कर लिया, नए कस्टमर्स ले आए। माइग्रेशन का मतलब यही होता है, जैसे सपोज करो पहले जो आपकी ब्रांड थी वो हाई ब्रांड थी, महंगी ब्रांड थी, अब उसको लोअर ब्रांड बना दो। अब नहीं बिक रही ना वो हाई लेवल पे, नहीं ले रहे लोग उसको हाई लेवल पे, तो अब उसको मीडियम ब्रांड बना दो, लोअर ब्रांड बना दो। सो माइग्रेट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जरूरी नहीं जगह पे ही अटक जाओ। जगह पे अटकने से नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। सो दैट थिंग। एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स को एक्वायर करो, नए कस्टमर्स तक जाओ, नए कस्टमर्स को पहचानो, उन्हें मिलो। तो नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, पुराने लोग नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी कुछ काम नहीं करता, तो एंड फिर आपके पास यही है, ब्रांड को छोड़ दो। तो रिटायर कर दो, डिक्लाइन कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो। सो दैट्स एक्चुअली द डिक्लाइन फेज ऑफ द ब्रांड लाइफ साइकिल। तो फोर्थ यूनिट में इसलिए भी दिया हुआ है क्योंकि ब्रांड लाइफ साइकिल इसी का पार्ट है। सो दैट्स द एंड। ठीक है, फोर्थ यूनिट का दैट्स द एंड। तो एंड मतलब फॉर द ब्रांड ऑल्सो, फॉर द फोर्थ यूनिट ऑल्सो। एनी डाउट्स इन फोर्थ यूनिट? कोई डाउट, कोई नो मैम। क्वेश्चन? ओके, नो सो मैम। नो मैम। फिफ्थ यूनिट, क्योंकि मेरे पास ये तुम्हारा खुला हुआ है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम्हारे स्टडी मटेरियल का फिफ्थ यूनिट ना एक्चुअली मैंने ही लिखा है। सो ये तुम्हारे लिए एक फॉर्चुनेशन है, अनफॉर्चुनेशन है, आई डोंट नो, बट हाँ ये मैंने ही लिखा हुआ है। और इसको आप देख सकते हो। सो फिफ्थ यूनिट ऑब्वियसली मैंने इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया था, तो सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट सिलेबस ही मिलेंगी। सो
इसमें है कंटेंट होता है ना, तो या कंटेंट इसमें है ना, सो आई कैन डू दैट कंटेंट बाय थिंग। सो इनसाइट्स आ गए, फिर आ गया हमारे पास बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा डिफरेंट इंडस्ट्रीज की ब्रांडिंग, स्पेशल सिचुएशन ब्रांडिंग है ना, फिर हमारे पास आ जाएगा आउटकम्स, ब्रांड आउटकम्स, वैल्यू एंड वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मेथड्स। सो वो वैल्यूएशन मेथड्स वैल्यूएशन में ही आ जाएगा। दैट्स व्हाई मैं वो पहले कह रही थी वहाँ वैल्यूएशन नहीं आना चाहिए। कोशिश तो मैंने यही करी थी कि इसको शॉर्ट में सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया जाए, तो आपको इसमें सब मिलना चाहिए। मतलब अगर आप 5th यूनिट के लिए देखो, अब मतलब मैं क्या बोलूँ? देखो, कई बार हो सकता है स्टडी मटेरियल में मैटर, क्योंकि हम छोटा बनाते हैं, ब्रीफ बनाते हैं, तो शायद हो सकता है आपके पेजेस नंबर थोड़ा कम हो जाए, तो वो आप थोड़ा-सा सप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने 5th यूनिट्स के नोट्स भी दिए हैं आपको। मतलब मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? या इसको थोड़ा-सा हिंदी में बोलूँ? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो मतलब थोड़ा लेंथ देने के लिए आप इंटरनेट सोर्सेज़, आप मेरे दूसरे नोट्स का यूज़ कर सकते हो। बट अगर किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मतलब कोई कुछ भी आइडिया नहीं है, तो उसके लिए दिस इज़ मोर देन इनफ। मोर देन इनफ मतलब कुछ ना से तो कुछ बेटर होता है ना, वही वाली बात है। बट हाँ, लेंथ लेने के लिए, डेप्थ लेने के लिए, ब्रेथ लेने के लिए ऑलवेज़ आप नोट्स का सहारा जो आपके साथ क्लास में शेयर किए गए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। मैम एक वो इनफ रहेंगे ना इन एग्जाम के लिए तो? जो मैंने नोट्स शेयर किए हैं, यस मैम। वो तो मोर देन इनफ है। वो तो मैंने कहा है, मैंने बहुत ज़्यादा भी पढ़ा है कुछ चीज़ों को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वो तो मोर देन इनफ है। मतलब वो आपको अगर आगे ब्रांड में कुछ पढ़ना हो तब भी आपके काम आएगा। ओके मैम, मैम थैंक्स। वो नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं? आपको मिले नहीं, मैं दोबारा भेज दूँगी नो सीआर ग्रुप मैम। में ऑलरेडी मैम शेयर वी हो चुके गॉट हैं। इट, इट्स ऑलरेडी इन आवर हाँ, ग्रुप, इन आवर ऑफिशियल ग्रुप। ऑफिशियल ग्रुप में मैम है। जो बच्चा पूछ रहा है ऑलरेडी वो ऑफिशियल ग्रुप शेयर हो में चुके हैं। मैम मैं नहीं हूँ ग्रुप में। अ, नहीं हो आप ग्रुप रोलेक्स में? को इसके लिए आपको क्या ऐड करना कर पड़ेगा? लेगा। रोलेक्स को बोल दो, रोलेक्स आपको ऐड कर देगा। ठीक है। थैंक यू। रोलेक्स को जानते हो आप ना, तो उसको बोलो। ओके। ठीक है? और कोई डाउट है बेटा? क्योंकि आपने पूरी क्लास में पहला डाउट पूछा, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं नहीं मैम। ठीक है, कोई और डाउट हो तो पूछ लेना। वैसे नोट्स वगैरह मैंने सारे भेजे, उसको बुक भी भेजी हुई है, और जैसे बच्चे बता रहे हैं, तो उनको पता होगा कि वो सब ग्रुप पे अवेलेबल है, तो वो आपको गलत नहीं गाइड कर रहे होंगे। सो पढ़ लेना कीर्ति। ओके, सो अब हम फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते। इट डज़न्ट मैटर अगर हम 4 घंटे से थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ लेंगे, पर हम कोशिश करके सिलेबस पूरा कर लेते हैं। तो जहाँ तक हमने 4 यूनिट्स कर ली, वहाँ में इसको में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? 1 सेकंड। सो 15-20 मिनट एंड देन यू ऑल विल बी फ्री। सो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट इसमें है इनसाइट्स। इनसाइट्स क्या होते हैं? सिर्फ मैंने इनसाइट्स को डिफाइन करने के लिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स ही लिखे हैं कि हमें कॉमन इन्फॉर्मेशन तो पता होती है। कॉमन इन्फॉर्मेशन जैसे यही है, 5+5 क्या होता है, 10-6 क्या होता है। बट अगर हम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पे जाएं, लाइक दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनसाइट्स, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो हमें कुछ नई नॉलेज दे, जो हमें कुछ नया ज्ञान दे, कुछ नया फैक्टर दे, कुछ नया समझाए, कुछ नया बताए, और वो नया क्या हो कि वो हमारे कंपेटिटर से हमें बेटर बनाए, या हमारे कंपेटिटर से हमें, मतलब जो हमारा कंपटीशन है उससे हमें 2 कदम आगे ले जाए। अगर वैसी कोई इन्फॉर्मेशन है, दैट्स एन इनसाइट। जैसे इनसाइट का देखो ना, मतलब ही निकल रहा है इनसाइट, कुछ अंदरूनी। तो सबके पास कॉमन नॉलेज होती है, कॉमन सेंस सबके पास है। लाइक अगर आप ये चीज करोगे ये होगा, ये होगा। बट अगर आप उसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन, ज्ञान, कुछ और अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर पाते हो, लाइक एवरीबडी नोज कि अगर आप कस्टमर को क्वालिटी का चीज बेचोगे तो कस्टमर खुश होगा। बट हो सकता है सिर्फ क्वालिटी से ही कस्टमर खुश नहीं हो, कस्टमर खुश हो कुछ और भी बातों से। सो वो बातें क्या हैं? अगर आपने अपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग के दौरान उन बातों को आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है, कस्टमर को क्वालिटी तो चाहिए, बट कस्टमर को क्वालिटी के साथ-साथ शायद इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए, शायद कुछ स्टोरी टेलिंग भी चाहिए, शायद रिलेशनशिप भी चाहिए। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँ, तो दैट्स योर इनसाइट।
तो वो मार्केटिंग इनसाइट है, वो आपके लिए कुछ काम की चीज़ है, फ़ायदे की चीज़ है और वो आपको एक दूसरे लोगों से आगे रहने में हेल्प करेगा। तो इनसाइट्स नई ज्ञान देते हैं आपको, वो नया ज्ञान आपको कोई कॉज़ एंड इफ़ेक्ट समझने में हेल्प करता है, आपको अपने कंपैरेटर से आगे रखता है और वो किसी न किसी तरीके से आपके कुछ क्वांटिटेटिव बेनिफिट में आपके काम आता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल ही था कि दिस वाज द इनसाइट्स ओनली कि बारबी जो एक सिर्फ टॉय था, वार्नर ब्रदर यूनिवर्सल ने उसको इतने अच्छे से सोचा कि उस पे एक पूरी पिक्चर बना दी। तो वो समझ पाए ना कि देखो बारबी जो आज की जनरेशन है, मुझे तो ये भी नहीं पता लड़कियों को बारबी कितना पसंद है। बारबी तो अभी रिसेंटली आई थी, थोड़े साल पहले मूवी आई थी। बट वो मूवी आने के बाद वो मूवी हिट भी हुई। मतलब एक ऐसी मूवी जो किसी सिर्फ एक टॉय कैरेक्टर पे थी और इतने सालों के बाद आई और फिर भी वो हिट हो गई, दैट वाज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ एन इनसाइट कि लोगों को वो समझ आया कि ठीक है, जो-जो लड़कियाँ थी वो अब ग्रो हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं। बट वो होता है ना उनके अंदर का बचपना, वो ग्रो नहीं हुआ, वो अभी भी है। सो इफ दे स्टिल लाइक दैट बारबी एज अ टॉय, सो मूवी में जब उन्होंने उसको डिलीवर किया तो वही लोग मूवी देखने भी गए। सो रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था। इनसाइट्स में हमेशा ये मतलब नहीं होता कि रिस्क के बिना आप चीज कर रहे हो। इनसाइट्स में आप कुछ चीजें रिस्की भी करते हो, बट समटाइम्स दैट रिस्क इज ऑल्सो हैविंग गुड रिवार्ड। सो कंज्यूमर ब्रांड इनसाइट्स का मतलब यही है कि अगर कोई मार्केटिंग रिलेटेड, ब्रांड रिलेटेड, कंज्यूमर रिलेटेड इनसाइट्स है, तो आप उसको यूज करके अपनी चीज़ों को अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ बर्गर, मैकडॉनल्ड, पेप्सोडेंट वगैरह के एग्जांपल लिए हैं कि पेप्सोडेंट नॉर्मल टूथपेस्ट तो सब बनाते हैं, और अगर वो उसको लौंग, इलायची वगैरह डाल के कुछ बना रहे हैं, तो दैट्स दे आर यूजिंग इनसाइट कि कस्टमर्स की एक डिमांड है कि हम ऐसा भी कुछ बनाएंगे तो कस्टमर्स खरीद लेंगे। सो ये सब इनसाइट्स के ऊपर हो गया। देन वी कम टू इनसाइट्स के माइनिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइट माइनिंग हियर? इनसाइट माइनिंग का मतलब यही है कि आपको इनसाइट से जो भी पता चला, माइनिंग का क्या होता है यार? माइनिंग का सीधा सा मतलब क्या होता है? माइनिंग का मतलब होता है ना खोद-खोद के, खुरुद-खुरीद के निकालना। इनसाइट माइनिंग का भी यही मतलब है कि जो आपके पास इनसाइट्स के फॉर्म में नॉलेज आई, उस नॉलेज को और खुरेदना, और प्यूरिफाई करना, और डेप्थ में जाना, और डिटेल में जाना, और एनालिसिस करना। और आज की डेट में ये एनालिसिस करना मुश्किल नहीं है। व्हाई? बिकॉज़ मैंने यहाँ पे इवन मेंशन भी किया है, ये सब आप कंप्यूटर की हेल्प से करने वाले हो। सो दिस इज़ ऑल डेटा सेंट्रिक, एआई, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी हेल्प से होगा। एंड उसकी हेल्प से आपको काफ़ी गुड गुड फाइंडिंग्स मिल सकती हैं, एंड आप उसको अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए, लाइक कंज्यूमर के बिहेवियर में ऐसा क्यों हुआ, वो समझने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आपके काफ़ी काम आने वालों में से हैं। सो इंसाइटफुल नॉलेज से कंज्यूमर बिहेवियर को हमें कैसे समझने में हेल्प मिल सकती है? हम वो फैक्टर्स को समझ सकते हैं कि कंज्यूमर एक पर्टिकुलर ब्रांड को क्यों चूज करता है। हम वो ट्रेंड्स और गैप्स को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या गैप है, उस गैप को आप फुलफिल कर सकते हो। लाइक देखो ना, व्हाट्सएप कोई भी गैप आइडेंटिफाई करता है और उसको फुलफिल करने के लिए आ जाता है। जैसे पहले जब व्हाट्सएप बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हुआ था, तो सिर्फ मैसेजिंग होती थी। फिर इमेज शेयर करना, डॉक्यूमेंट शेयर करना, पैसे शेयर करना, तो सारे गैप्स जो उसने आइडेंटिफाई किए, वो अपने ब्रांड्स में उनको वो प्रोवाइड करता है। देन 4 पीस, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन वगैरह पे काम करना, सेगमेंटेशन अप्रोच में उसको यूज़ करना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉयल्टी वगैरह को मेजर करने के लिए यूज़ करना। तो अगर आप इनसाइट्स को अच्छे से पढ़ो तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर का ऑलमोस्ट सारा ज्ञान मिल जाता है। अब कंज्यूमर बिहेवियर क्योंकि हम पढ़ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे सरसरी कंज्यूमर बिहेवियर का थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस भी लिख दिया, टाइप्स भी लिख दिए कि कंज्यूमर बिहेवियर मोस्टली 4 तरीके का होता है। 4 तरीके से हम कंज्यूमर के बिहेवियर को कैटेगराइज़ कर सकते हैं। तो कुछ बिहेवियर होता है जो हैबिचुअल बाइंग होता है, मतलब डेली नीड्स वाला। तो जैसे ब्रेड लेनी है, दूध लेना है, बटर लेना है, तो दैट्स अ हैबिचुअल। इसमें आप ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते, ना ज़्यादा दिल चलाते हो, ना ज़्यादा दिमाग चलाते हो। दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। और ये बहुत, दुकान पे जाते ही आप अपनी ब्रेड सेलेक्ट कर आते हो, जो भी आप ब्रेड खाते हो, एंड यू जस्ट बाय इट। सो दिस इज लाइक डेली ग्रोसरी वाला बिहेवियर। फिर आता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर। इसमें जनरली क्या आते हैं, डिसोनेंस का मतलब होता है एक कन्फ्लिक्ट। जैसे होता है ना दिल और दिमाग का कन्फ्लिक्ट, तो दिल कह रहा है एचपी ले लो, दिमाग कह रहा है डेल ले लो। तो वो डिसोनेंस रिड्यूसिंग का यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया। तो यहाँ पे जनरली रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ऐसे प्रोडक्ट्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जनरली कोई रिस्की हाई वैल्यूड प्रोडक्ट ले रहे होते हो, और डिफरेंसेस ब्रांड के बहुत कम होते हैं। तो वही एचपी और डेल का जैसे एग्जाम्पल दिया। सो डिफरेंस है दोनों में, बट वो डिफरेंस इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप एक चॉइस मेजर चॉइस कर सको, तो इसीलिए आप कंफ्यूज रहते हो एंड मोमेंट तक।
देन फिर कॉम्प्लेक्स में जनरली हाई रिस्की प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉलेज भी कम होती है और ब्रांड डिफरेंशिएशंस भी होती हैं, जैसे गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल आ गया। सो यू हैव ऑटोमोबाइल या फैशन प्रोडक्ट्स। तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें लेने में कस्टमर का काफ़ी मत्थाकच्ची होता है। सो दैट्स एंटायर बिहेवियर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट्स वैरायटी सीकिंग। वो उन चीज़ों के लिए ही होता है जो इम्पल्सिव बाइंग वाली होती हैं, जैसे बिस्किट्स, चॉकलेट। तो अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर भी हो, तब भी आप, हो सकता है शायद 10 में से 9 बार पार्ले जी खा लो, बट 10वीं बार ना आप शायद कुछ नया ट्राई करना चाहोगे। सो दैट्स हैबिट। जैसे कस्टमर होता है ना, मैं बोर हो गया, मैं अब ये नहीं खाऊंगा, मैं अब ये चीज ट्राई करूंगा। सो वो ट्राई करने वाला जो हमारा बिहेवियर होता है, उसे हम वैरायटी सीकिंग बोलते हैं, और वो कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। सो ब्रेड भी आप खाते हो तो आप एक नॉर्मल ब्रेड खाते हो, बट कभी कभी होता है ना, वो एक दिन मन करता है कुछ डिफरेंट करने का। सो दैट्स द वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। अब कस्टमर बिहेवियर है, तो कस्टमर बिहेवियर को कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज आप लोग सब यूजी में भी ये कर आए होगे। सो 4 फैक्टर्स होते हैं: पर्सनल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, सोशल। तो पर्सनल में आपकी एज, आपकी खुद की इनकम, ऑक्यूपेशन, पर्सनालिटी, आपका खुद का लाइफस्टाइल। कल्चरल में जिस कल्चर का आप पार्ट हो, लाइक रिलीजन वगैरह। सो आपका वैल्यू सिस्टम, बिलीफ, लैंग्वेज, सोशल स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहा है वो। सोशल फैक्टर्स में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, रेफरेंस ग्रुप, आपके ओपिनियन लीडर्स होते हैं जिनके आप सुनते हो। जैसे कई लोग बड़े बहन, बड़ी दीदी की सुनते हैं, कई लोग अपने घर में दादाजी की सुनते हैं। सो दे आर द ओपिनियन लीडर्स। फिर समटाइम चेंजिंग रोल्स। सो आप जैसे पापा हैं आपके, आपके पापा आपके घर में हो सकता है दादाजी के नीचे आते हो, बट अगर जैसे, अगर आपके दादाजी यहाँ नहीं रहते और दादाजी गाँव में रहते हैं, जस्ट फॉर समझने की कोशिश करो, तो आपके घर में तो पापा का मेन रोल हो गया ना। तो कहते हैं ना, पापा की बात का लास्ट डिसीजन होगा। सिमिलरली हो सकता है आपके पापा अगेन कंपनी में बिल्कुल लो लेवल पे हो, तो वहाँ बॉस की चलती है। सो चेंजिंग रोल्स। तो इंसान के सोशल लाइफ में उसके रोल्स बदलते रहते हैं, कभी वो लीडर होता है, कभी वो सपोर्टर होता है। और लास्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इज दिमाग वाले। तो हमारा खुद का एटीट्यूड कैसा है, हमारा खुद का बिलीफ, हमारा परसेप्शन, हमारा किसी चीज को यूज करने का मोटिवेशन क्या है। जैसे जस्ट इमेजिन विराट कोहली ने आपको बहुत इंस्पायर कर दिया, तो मोटिवेशन है बहुत ज्यादा वेट रिड्यूस करने का। दैट्स योर मोटिवेशन। फिर धीरे धीरे वो मोटिवेशन डाउन होती जाती है। फिर मोटिवेशन मैकडोनल्ड्स के बर्गर को खाने की ज्यादा पड़ती है, क्योंकि वो खाया नहीं ना इतने देर से। तो जिसका एब्सेंस होता है उसका मोटिवेशन भी बहुत हाई रहता है। सो समथिंग लाइक दैट। ये सारे फैक्टर्स साइकोलॉजिकल ज्यादा होते हैं, दिमाग से ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर के बिहेवियर को। आफ्टर यहाँ तक समझ आ गया? वी हैव डन फर्स्ट पार्ट विच इज इनसाइट्स एंड कस्टमर बिहेवियर। Yes, ma'am. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द Yes. सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिट 5 अगेन, जो स्पेशल कुछ ब्रांडिंग है। तो अलग अलग चीजों में जो ब्रांडिंग होती है, ये वाला जो आपका पार्ट है ना, ये यूनिट 1 और यूनिट 5 को कनेक्ट करता है एक्चुअली। तो यूनिट 1 में भी हमने ये सारी ब्रांडिंग्स थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, और यूनिट 5 में भी इसके नोट्स हैं। तो इवन अगर आपको यूनिट 1 में कोई किसी बच्चे ने मुझे पॉइंट किया था ना कि मैम वहां नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो रेफर हेयर, यहाँ से भी उसके बारे में निकाल सकते हो। तो जैसे स्पेशल ब्रांडिंग में एक इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग, तो इट वाज आल्सो नोन एज B2B ब्रांडिंग। तो मशीनरी, ये हमने अभी किया भी था इंट्रोडक्शन में, तो उसको ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। सो एनी काइंड ऑफ थिंग जो कस्टमर इंडस्ट्रीज के लिए बनी है, उनके लिए अब उनको समझाना कि उनके लिए अच्छी बातें क्या है। तो इसके कुछ कीवर्ड्स है ना, तो वो याद कर लो। सो मशीनरी कंपोनेंट वाली ब्रांडिंग, उन्हें समझाना, फीचर्स, एडवांटेजेस, वैल्यू, बेनिफिट्स, ये समझा लो। तो कुछ कीवर्ड्स इसमें याद कर लेना। टेस्टिमोनियल्स, देखो वो जो इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं ना, बड़े जिद्दी होते हैं, वो ऐसे ही कोई चीज नहीं ले लेते। तो वो रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, और उसका लाइक कोई ओके रिपोर्ट, वो सब देख के ना वो चीजें लेते हैं। सो इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग इज B2B ब्रांडिंग, इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए जो की जाती है। कहाँ चले गए हम? इसमें कोई डायग्राम वगैरह? हाँ, मैं यही देख रही थी, इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए। सो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहला होता है ये माइक्रो अप्रोच ज्यादा चलता है। सो या इट्स अ वेरी नैरो स्पेसिफिक अप्रोच, क्योंकि क्लाइंट्स बहुत कम होते हैं। तो ऐसे नहीं आप हजारों लाखों क्लाइंट्स में जा रहे हो, ऑलरेडी आपके 10 क्लाइंट्स होंगे, और 10 में से भी आप हर क्लाइंट को एक माइक्रो पर्सपेक्टिव से देखते हो। ऑर्डर साइज एंड क्वांटिटी बहुत डिफरेंस होता है। तो कोई क्लाइंट बहुत बड़ा क्लाइंट होता है, कोई छोटा होता है, तो ऐसे नहीं है कि दो क्लाइंट्स के ऑर्डर वगैरह सब बराबर रहेंगे।
यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत स्पेशलाइज्ड होती है, क्योंकि उन्हें जो मशीन चाहिए वो मशीन बड़ी स्पेसिफिक होगी, रिक्वायरमेंट्स वाली होगी, उनके ऑर्डर के हिसाब से होगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये पॉइंट्स को भी आप लिख सकते हो। तो अगर इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस पैराग्राफ, यू कैन elaborate on these points. Then it's a very performance driven visibility. Performance driven मतलब जब तक आप उनको वो मशीन दे रहे हो जो उनके लिए वो काम कर रही है, तब तक तो वो खुश रहेंगे। जब उन्हें वो मशीन मिलनी बंद हो जाएगी, परफॉर्मेंस मिलनी बंद हो जाएगी, वो पार्टनर स्विच कर लेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आप इंक्रीमेंटल कुछ भी चेंज करते रहो, जैसे डिस्काउंट बढ़ा दो, डिस्काउंट कम कर दो, वो सारी चीज़ों का बहुत यहाँ पे मैटर रहता है। तो कस्टमर के साथ 1-2 रुपए का इतना फर्क नहीं पड़ता जितना यहाँ फर्क पड़ता है। सो यहाँ पे वो डील्स के लिए बहुत मैटर करता है। सो वन इज इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग, स्पेशल ब्रांडिंग। देन वी हैव वन थिंग कॉल्ड सर्विस ब्रांडिंग। सो ऑलरेडी हमने इसको पढ़ा है। इसके लिए यूनिक चीजें क्या है? तो सर्विस ब्रांडिंग में आपको हमेशा कस्टमर्स के प्रो रहना चाहिए। तो प्रो कस्टमर्स कौन होते हैं? बी प्रोएक्टिव। मतलब जैसे होता है ना, कई बार कस्टमर मसाज करा रहा है तो वो कुछ कहने लगता है, पर आप उसके कहने से पहले ही कर देते हो। तो फिर कस्टमर भी कई बार बोलता है ना, मेरे मन में बस यही था और आपने ये कर दिया। दैट्स व्हाट इज प्रोएक्टिव, कि कस्टमर ने अभी बस मुंह से बोला भी नहीं एंड यू हैव जस्ट डन इट। तो अगर आप ऐसे करते हो तो कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत बेटर होता है। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड बी रिस्पॉन्सिव। कस्टमर अगर कुछ कह रहा है, मांग रहा है, डिजायर कर रहा है, तो सुन के अनसुना नहीं करना, उसको एक्चुअली अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है। एंटिसिपेटिव, हर बार कस्टमर के फीडबैक का ही वेट नहीं करना, कई बार फीडबैक से पहले भी उस चीज को कर देना। सो हर बार कस्टमर के फीडबैक का वेट नहीं करना, कई बार उस फीडबैक को मतलब होने से पहले भी आपने उस चीज को कर देना है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्या है? बी क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब यही है, नई चीजें सोचो। लाइक मतलब आप लग्जरी सैलून में पता नहीं गए हो, नहीं गए, वैसे तो मैं भी नहीं गई, बट व्हाट आई फील अबाउट देम इज लग्जरी सैलून। एक तो सैलून होता है नॉर्मल नाई, एक तो पेड़ के नीचे भी बाल काटता है ना, बॉयज विल नो इट बेटर। तो पेड़ के नीचे भी बाल काटता है, बट देन व्हाई somebody goes to heads up, why somebody goes to some Lakme salon or something? Maybe because they are creative। मतलब वो कॉफी पिलाएंगे, मतलब है कुछ नहीं, ऑब्वियसली आप बाल कटवाने जा रहे हो, कॉफी पीने नहीं जा रहे हो, बट दैट्स हाउ दे ट्राई टू मेक देयर सर्विस बेटर देन व्हाट अदर्स आर डूइंग। वही तो वो कर रहे हैं, क्रिएटिविटी ही तो वो दिखाना चाहते हैं, क्रिएटिविटी ही तो वो डिलीवर करना चाहते हैं। सो वो क्रिएटिविटी वो डिलीवर करते हैं इन दैट फॉर्म बेसिकली। सो दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। देन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंगेजिंग। कस्टमर्स के साथ एंगेज्ड रहना, बातचीत करते रहना, बोर नहीं होने देना उन्हें, ताकि उन्हें ये ना फील हो कि हम डिस्कनेक्टेड हैं। तो समथिंग लाइक दैट। सो सर्विस ब्रांडिंग, अगेन यू कैन रेफर टू दिस पैराग्राफ और यू कैन रेफर टू द सिंपल पॉइंटर्स। देन नेक्स्ट वी हैव स्पेशल ब्रांडिंग, पॉलिटिकल ब्रांडिंग। ये यूनिट 1 में हमने नहीं किया था। सो दैट्स ऑल अबाउट जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज होती हैं, जो पॉलिटिकल फिगर्स होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। You can say Trump, maybe Putin, maybe Modi, maybe Republics, maybe Democrats, maybe BJP, Congress. So ये वाली ब्रांडिंग। सो ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज, हमने इसमें आपका भी एक एग्जांपल किया था। सो ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज दे बिकम अ ब्रांड इन देमसेल्व्स। व्हाई? बिकॉज इनके कस्टमर्स कौन है? वोटर्स। तो ये वोटर्स को क्या देते हैं? कोई प्रॉमिस। हर पार्टी किसी आइडियोलॉजी के लिए खड़ी होती है। व्हाट इज दैट आइडियोलॉजी? दैट आइडियोलॉजी इज दिस पार्टी की आइडेंटिटी। अब आप देखो ना, हमने ये सारी चीजें ब्रांड में पढ़ी है, ब्रांड आइडेंटिटी, तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी, ब्रांड के टारगेट ऑडियंस वोटर्स, ब्रांड किस चीज के लिए होती है, या ब्रांड क्या होता है, तो यहाँ पे वो पर्सन ही वो ब्रांड है, वो पॉलिटिकल पार्टी ही वो ब्रांड है। सो एवरीथिंग इज वेरी रिलेटेबल इन बोथ द थिंग्स। दैट्स व्हाई और ये एक आजकल एक इंडस्ट्री बन गई है। दिस इज इटसेल्फ अ इंडस्ट्री, कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग होते हैं जो इनकी मार्केटिंग करते हैं, इनकी ब्रांडिंग करते हैं, और इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है। सो उन्हें बेसिकली मतलब ये लोगों को, कैंडिडेट्स को खड़ा करवाना, लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आई थिंक आई टोल्ड यू, जब मैंने क्लास में कराया था, मैंने प्रशांत किशोर की भी केस स्टडी डिस्कस करी थी, कि प्रशांत किशोर खुद अगर पॉलिटिक्स में आए तो उसके पीछे एक रीजन यही था कि वो खुद एक पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, पहले स्ट्रैटेजिस्ट थे। वो लोगों के लिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए स्ट्रेटेजियां बनाते थे। सो क्योंकि उन्होंने इतनी सारी पार्टीज के साथ काम किया था, तो वो अपनी एक पार्टी बना पाए।
सो समथिंग लाइक दैट। तो इसमें ऑल दोज थिंग्स आर देयर ओनली। सो इसमें कोर एसेंस क्या है, सबसे पहले तो बहुत जरूरी है, जैसे मोटिवेशन टू बाय होता है ना नॉर्मल ब्रांड के अंदर, यहाँ पे मोटिवेशन टू वोट होना चाहिए। तो अगर आप एक पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हो, पॉलिटिकल ब्रांडिंग कर रहे हो, तो लोगों को कुछ मोटिवेशन देना कि मुझे वोट दो। तो अभी आप उनके पास कुछ और लेने थोड़ा ना जा रहे हो, वोट लेने ही जा रहे हो। देन यू शुड ऑल्सो एजुकेट देम वोटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड देन वो वोटिंग होनी ही चाहिए। सो पॉलिटिकल ब्रांड, यहाँ पे कुछ एक डेफिनेशन भी लिखी है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, नेम, लोगो, डिजाइंस जो पॉलिटिकल विजन और पॉलिटिकल पर्सनालिटी के नेचर को कम्युनिकेट करती है टू अ पीपल। अब वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी या पॉलिटिकल एंटिटी क्या हो सकती है, that could be a political party, that could be a person, or that could be also a nation। कई बार नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स होती है, जैसे चाइना में है ही एक पार्टी। सो चाइना की वो पार्टी इज रिप्रेजेंटिंग द इंटायर नेशन। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। सो ये भी एक अलग टाइप ऑफ ब्रांडिंग है। एंड लास्ट स्पेशल ब्रांडिंग जो हमें कवर करनी है, दैट्स टेक्नोलॉजी ब्रांडिंग। तो ये भी हमने यूनिट 1 में कवर किया था, टेक प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, टेक सर्विसेज के फॉर्म में। सो टेक्नोलॉजी ब्रांडिंग आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट हैज़ बिकम अ टोटल डोमेन इन इटसेल्फ। यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, एंड हमें कांस्टेंट वो अपग्रेड्स वगैरह दिख रहे हैं। लाइक कल की बात होती है, एंड्रॉयड 15 होता है, आज 16 आ जाता है, कल 17 आ जाएगा। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली इन दिस डोमेन। एंड देख सकते हो इसमें हमने एक 9 स्टेप गाइड भी लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी ब्रांडिंग अच्छे से करनी है तो कैसे करना है। सो वी कैन इनिशिएट सम रिसर्च। अच्छे से ब्रांडिंग करनी है तो टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट रिसर्च। अच्छे से पढ़ो, अपनी पोजीशनिंग को डिटरमाइन करो, अपनी ब्रांड स्टोरी को लोगों तक कम्युनिकेट करो, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स बनाओ, कॉपी वॉपी ना करो ज़्यादा। एक कस्टमर के अंदर एक्साइटमेंट, कस्टमर के अंदर अपनी क्वालिटी का एक इमेज लेकर आओ। ब्रांड आर्किटेक्चर पे काम करो, तो हमने आज चैप्टर 14 सॉरी यूनिट 4 में पढ़ा भी था। फिर ब्रांड की जो कस्टमर की नीड्स हैं उन्हें अंदर बाहर मीट करो और सिनर्जी वगैरह करो, और कंटिन्यूअस प्रॉमिस करो इम्प्रूवमेंट वगैरह करने का। दैट्स हाउ, मतलब ये बहुत सारे पॉइंट्स है। इवन इफ यू डोंट लर्न ऑल दीज 9, और जरूरी नहीं है ये स्टेप बाय स्टेप आप लर्न करो, इवन इफ यू लर्न द कोर 5-6 पॉइंट्स इन दिस, यू कैन फ्रेम एन आंसर। तो उसके अलावा भी हो जाएगा। सो हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड दिस पार्ट, स्पेशल ब्रांडिंग? देन वी कैन मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। ओके, एनी डाउट्स टिल हेयर? यहाँ तक कोई डाउट्स? क्योंकि फिर एक ही पार्ट नो रह मैम। जाएगा। ठीक है, सो फिर एक ही पार्ट रह जाएगा। चलो कंक्लूड करते हैं फिर। सो अब लास्ट पार्ट है आपके सिलेबस का, यूनिट 5 का एंड सिलेबस का, दैट्स ब्रांडिंग आउटकम्स और उसका वैल्यू और वैल्यूएशन। सो ब्रांडिंग आउटकम्स क्या होते हैं? अगर हम अच्छे से ब्रांडिंग वगैरह कर रहे हैं, जो हमने यूनिट 1 से शुरू किया, यूनिट 5 पे आ गए हैं, तो एक तो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलती है, एम्प्लॉयज और जो भी कंपनी के लोग होते हैं उन्हें भी सेटिस्फैक्शन मिलती है, उनका कमिटमेंट बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है। सो सबसे पहला आउटकम यही है। आई थिंक इसको मैंने डायग्राम में भी शायद दिखाया होगा। या दीज आर द इम्पोर्टेंट आउटकम्स। तो एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन मिलती है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन रहता है, कमिटमेंट रहता है, तो एम्प्लॉयज खुश रहते हैं। फिर दूसरा, कस्टमर्स खुश रहते हैं, कस्टमर्स गेट लॉयल्टी का सेंस, कस्टमर्स का मन करता है अपसेलिंग करने का, क्रॉस सेलिंग करने का। अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग क्या होता है? लाइक यू वांट टू बाय हायर थिंग्स आल्सो। तो जैसे आपने ब्रांड का सस्ता वाला प्रोडक्ट ले लिया, तो जब आपने एक सस्ता जूता ले लिया, अब आप महंगा जूता भी लेने के लिए तैयार हो जाते हो, अपसेलिंग। और क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है जब आप उसी ब्रांड का शैम्पू ले रहे हो तो आप कंडीशनर भी लेने को तैयार हो जाते हो। सो क्रॉस सेल, कोई मिलती जुलती चीज भी ले लेते हो, एंड यू बिकम अ नेट प्रमोटर ऑफ द ब्रांड। नेट प्रमोटर का मतलब यही होता है एडवोकेट करना। तो आप खुद तो खरीदते ही हो, साथ में 36 लोगों को और बोलते हो कि हाँ हाँ इस ब्रांड का प्रोडक्ट लो, बहुत अच्छा है, समथिंग लाइक दैट। ब्रांड का अपने दूसरे कंपेटिटर्स के साथ डिफरेंशिएशन रहता है। लाइक ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ती है, ब्रांड का कस्टमर्स का इंटरेस्ट बढ़ता है, और ब्रांड की कन्विक्शन, कस्टमर्स को उस ब्रांड को लेते वक्त खुशी फील होती है। सो वो भी एक हाई राइज पे रहता है अगर आप अच्छे से ब्रांड को मैनेज करते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसेट्स बनते हैं आपके, लाइक पेटेंट, कॉपीराइट्स, डिजाइन्स, और ये सब चीजें अगर अच्छे से होती है तो एट द एंड ऑफ द डे इकोसिस्टम में जनरल पब्लिक भी खुश, जो आपके लोग काम कर रहे हैं वो भी खुश, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी सब खुश। सो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के फायदे होते हैं अगर आप उसको अच्छे से मैनेज करो। सो दीज आर द कोर ब्रांड आउटकम्स जो आप लिख सकते हो अपने आंसर में।
अब इन आउटकम्स की वजह से ही एक वैल्यू क्रिएट होती है। वो वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, यू कैन सी है। सो आपने अच्छे से ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज करी जो हमने पूरे सिलेबस में पढ़ी, उससे ब्रांड आउटकम्स आए, और उसी आउटकम से क्रिएट होगी एक चीज जिसको हम बोलते हैं ब्रांड वैल्यू। सो वो जो ब्रांड वैल्यूएशन का टॉपिक है, वो ब्रांड वैल्यू एंड में आपकी यहीं से क्रिएट होगी। सो अब हम वो ब्रांड वैल्यू और वैल्यूएशन को ही अब पढ़ते हैं। सो व्हाट इज दैट ब्रांड वैल्यूएशन? Brand valuation is the process of estimating how much a interested third party would pay if the brand was sold. So अगर मैं पार्ले जी हूँ और आज मैं डिसाइड कर लूँ मुझे पार्ले जी बेचना है, तो कोई एक्स बायर जो मेरे आगे होगा वो मुझे उस पार्ले जी के लिए कितने पैसे देने को तैयार है, दैट इज एंटायर द मीनिंग बिहाइंड वैल्यूएशन। तो वो जो हमने इनऑर्गेनिक ग्रोथ पढ़ी थी ना, मर्जर्स एक्विजिशंस वगैरह, वो एट द एंड ऑफ द डे वैल्यूएशन ही करते हैं। तो वो वैल्यूएशन करने वाला जो प्रोसेस है वो अब आपके यूनिट 5 में आया है। सो वो वैल्यूएशन मोटा मोटा कौन से तरीकों से होती है? 3 तरीकों से होती है। एक तरीका होता है कॉस्ट बेस्ड, एक तरीका होता है इनकम बेस्ड, और एक तरीका होता है मार्केट बेस्ड। अब तीनों का एक एक, इसमें भी सब पार्ट्स होते हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द डिफरेंट सब पार्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो फर्स्ट इज द कॉस्ट बेस्ड मेथोडोलॉजी। तो कॉस्ट बेस्ड में हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। तो कॉस्ट मतलब कॉस्टिंग के बेसिस पे, खर्चे के बेसिस पे आप मेजर करना चाहते हो। सो एक खर्चा होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है? जस्ट इमेजिन आज से 100 साल पहले पार्ले जी को बनने के लिए, सपोज आज से, सो हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात हो रही है तो आई एम गोइंग टू हिस्ट्री। 100 साल पहले पार्ले जी को बनने के लिए 1,80,000 लगे थे। तो उस कॉस्ट पे मैं उसको सेल कर दूं। सो एक्चुअली में बहुत वेग मेथड है, क्योंकि टाइम के साथ चीजें बदलती हैं। जो उस टाइम पे 1,80,000 लगे थे वो आज नहीं लगेंगे। आज वो हो सकता है 1.8 बिलियन हो, मे बी समथिंग लाइक दैट। सो ये बहुत एडवांटेजियस नहीं होता, क्योंकि समय के साथ एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन सब चेंज होता रहता है। फिर दूसरा मेथड क्या होता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ये देखते हैं पार्ले जी की आज की वैल्यू क्या है, और अगर मुझे वैसी ही एक ब्रांड खड़ी करनी है सेम जो पार्ले जी को रिप्लेस करे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ना। सो जैसे पार्ले जी है और मैं चाहती हूँ कि ऐसा बिस्किट ब्रांड बने जो पार्ले जी को रिप्लेस कर दे, तो जितनी पार्ले जी की कॉस्टिंग है वो ये मुझे दे दे, तो वैल्यूएशन आ जाएगी। सो अगेन इट लुक्स सिंपल, बट इसको मेजर करना उतना ही मुश्किल है। रियल वैल्यू को ना मेजर करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। सो चैलेंजिंग है, बट हाँ हिस्टोरिकल से थोड़ा बेटर है। तो हिस्टोरिकल तो बहुत बुरा मेथड था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कन्वर्जन। कन्वर्जन इज थोड़ा सा प्रैक्टिकल मेथड, क्योंकि इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ मच टारगेट ऑडियंस का जो अवेयरनेस है वो एक्चुअल यूजर में बदलता है। तो जैसे जस्ट इमेजिन आई डिड अ सर्वे, और सर्वे में मुझे पता चला 100 में से 80 लोगों को ब्रांड के बारे में पता था। 80 इज द नंबर जो अवेयर थे। अब इस 80 में से कितने लोग एक्चुअल यूजर बने? So, हो सकता है 80 में से 30 ने खरीदा, हो सकता है 80 में से 50 ने खरीदा। सो इसका कुछ नंबर वंबर निकाल के देन आई पे द कॉस्ट। सो अवेयरनेस मतलब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल और साइंटिफिक है, कि यू ट्राई टू फाइंड हाउ मेनी पीपल वर अवेयर अबाउट द ब्रांड इन द मार्केट, एंड देन यू ट्राई टू गिव अ नंबर टू एक्चुअल यूजर्स ऑफ द ब्रांड। सो ये तीनों मेथड्स जो है कॉस्ट को यूज करते हैं टू फाइंड द ब्रांड की वैल्यूएशन, टू फाइंड द ब्रांड का पैसा, कॉस्टिंग। फिर नेक्स्ट आता है इनकम बेस्ड, तो पैसे के बेस पे। तो इनकम मतलब जो ब्रांड कमाई कर रही है, कमाई के बेसिस पे। तो वो कमाई के बेसिस पे क्या होता है? एक कमाई होती है रॉयल्टी। रॉयल्टी रिलीफ का मतलब क्या है? जो ब्रांड अपनी रॉयल्टी से कमाएगी। सो जैसे मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड्स इतनी फ्रेंचाइजी वगैरह करती है। सो वो फ्रेंचाइजी, हर फ्रेंचाइजी मैकडोनल्ड्स को एक रॉयल्टी देते हैं ना। तो वो मैकडोनल्ड्स का लोगो यूज कर रहे हैं, सिंबल यूज कर रहे हैं, वो अंकल मैकडोनल्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हर फ्रेंचाइजी स्टोर जो खुलता है मैकडोनल्ड्स को एक रॉयल्टी मिलती है। तो मैकडोनल्ड्स एक ब्रांड को अगर आपको रिप्लेस करना है, खरीदना है, तो हर फ्रेंचाइजी की कितनी रॉयल्टी आ रही है उसका टोटल करो, और उस बेसिस पे आप मैकडोनल्ड्स की वैल्यूएशन निकाल सकते हो। सो रॉयल्टी में जो वो कमा रही है उसका टोटल करना इज रॉयल्टी रिलीफ मेथड। फिर दूसरा क्या मेथड है? डिफरेंशियल ऑफ प्राइस टू सेल। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जो भी ब्रांड है, जैसे पार्ले जी है, तो पार्ले जी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसका कॉस्ट क्या आ रहा है? तो उसका कॉस्ट है 10 रुपए। अगर यही बिस्किट बिना ब्रांड का अनब्रांडेड होता, जनरल प्रोडक्ट होता, तो कितने का मिलता?
तो अगर ब्रांडेड है वो 10 का मिल रहा है और अनब्रांडेड सपोज करो 8 रुपए का, नहीं 8 तो नहीं, सपोज करो 4 रुपए का मिलता, सो वैल्यू कितनी आ गई, 6 रुपए का डिफरेंस आ गया ना, 10 माइनस 4, तो वो 6 रुपए वैल्यूएशन में दिए जाएंगे, समथिंग लाइक मल्टीप्लाई बाय द यूनिट सोल्ड, तो वैसे करके। तो अगर पार्ले जी के 2 मिलियन यूनिट सोल्ड होती हैं तो 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6 रुपए, वो पार्ले जी की वैल्यूएशन है, समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट इज प्राइस प्रीमियम। प्राइस प्रीमियम में हम क्या देखते हैं, वो प्रीमियम जो ब्रांड कमांड करती है। तो एप्पल के फोन का एग्जांपल इसमें ले सकते हो। तो एक नॉर्मल कोई भी मोबाइल फोन कितने का मिल जाता है, यू गेट अ नॉर्मल मोबाइल फोन एक अच्छे फीचर्स वाला 30 से 50 हजार का मिल जाता है। बट अगर एप्पल 2 लाख का मिल रहा है, सो वो 1.5 लाख क्या है एप्पल का प्रीमियम। तो उस प्रीमियम को नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एप्पल सोल्ड से मल्टीप्लाई करो, यू गेट द एप्पल का वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस प्रीमियम मेथड। ठीक है, सो ये सब इनकम बेस्ड थे। नेक्स्ट वी कम टू मार्केट बेस्ड। तो मार्केट बेस्ड में हमारे पास क्या है, एक कंपैरेबल मेथड या ब्रांड सेल कंपैरिजन। तो मार्केट का मतलब क्या होता है कि मार्केट में आप भी हो, आपका कंपेटिटर भी है। तो अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा। तो जैसे ओप्पो एक ब्रांड है, अब ओप्पो की वैल्यू निकालनी है, तो ओप्पो की वैल्यू ओप्पो के बेसिस पे मत निकालो, उसके कंपेटिटर के बेसिस पे निकालो। और वो कंपेटिटर क्या है, वीवो। तो वीवो का सारा एस्टिमेट कर लो, और जो वीवो का एस्टिमेट आ रहा है, क्योंकि ओप्पो और वीवो कंपेटिटर्स हैं, तो उसी बेसिस पे ओप्पो को भी सेम वैल्यू दे दो। कंपेरेबल मेथड, ब्रांड कंपैरिजन सेल मेथड। तो इसके लिए जरूरी है, अगर ये मेथड यूज करना है तो इसके लिए जरूरी है 2 कंपेटिटर्स होने चाहिए, जैसे कोक और पेप्सी, सैमसंग और एप्पल, ओप्पो वीवो। तो जहां ये पॉसिबल है वहीं ये मेथड लग सकता है, अदरवाइज ये मेथड नहीं लग सकता। फिर दूसरा क्या है, ब्रांड इक्विटी बेस्ड मेथड। तो ब्रांड इक्विटी बेस्ड में ये सबसे साइंटिफिक मेथड है कि यहाँ पे हम एक तरह से अलग अलग फाइनेंशियल पैरामीटर्स का यूज करते हैं, डिस्काउंटिंग का यूज करते हैं, ब्रांड की इक्विटी का यूज करते हैं। तो हमने साइंटिफिक मेथड पढ़ा है पूरा, इक्विटी कैसे बिल्ड करी जाती है केलर आखर फॉर्मूले से, एंड उसके बेसिस पे जिस ब्रांड की जितनी इक्विटी उसको उतनी वैल्यू। तो अगर इक्विटी बहुत हाई है किसी ब्रांड की, तो उसकी वैल्यूएशन भी बहुत हाई है। तो ये सबसे ज्यादा आप कह सकते हो पॉपुलर मेथड्स में से एक मेथड माना जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेजिडुअल मेथड। ये भी एक पॉपुलर मेथड है क्योंकि ये भी थोड़ा सा साइंटिफिक है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, रेजिडुअल वैल्यू निकालते हैं। रेजिडुअल वैल्यू कैसे निकलती है, कंपनी क्या निकालती है, अपने नेट एसेट्स वैल्यू निकालती है। कंपनी अपने टोटल एसेट्स निकालती है, और उन एसेट्स में से उन एसेट्स को वो सब्ट्रैक्ट कर देती है, सॉरी, नेट एसेट्स वैल्यू क्या बना, ये सब्ट्रैक्टिंग द मार्केट कैप फ्रॉम द नेट एसेट्स ना। तो आप बैलेंस शीट देखो, इसको लिखने का कोई तरीका है, एक मिनट रुको, कहीं मैं लिख के दिखा पाऊँ। हम्म, मैं वो बना के दिखाना चाहती थी, आई थिंक मैं इसके ऊपर बना सकती हूँ। ड्राइंग पॉसिबल नहीं, अभी तो ड्राइंग करी थी ये। हाँ, मैं भी यही कर सकती हूँ। ये बैलेंस शीट होती है ना हमारी, अगर आपको कंपनी की थोड़ा, ये बैलेंस शीट होती है टी शेप में, ऐसे बैलेंस शीट होती है ना। तो कंपनी क्या निकालेगी, अपने एनएवीज निकालेगी, नेट एसेट्स वैल्यू निकालेगी। तो एसेट साइड्स पे उसने अपने एनएवी निकाले, और एनएवी में से वो मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस कर देगी। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता है, थोड़ा सा ये फाइनेंस है, मुझे पता तुम लोग मार्केटिंग के हो तो मैं तुम्हें फाइनेंस क्यों पढ़ा रही हूँ, बट थोड़ा सा पढ़ लो। मार्केट कैप निकलता है नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी के होते हैं मल्टीप्लाई बाय द प्राइस चल रहा होता है मार्केट में। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, आई आस्क सिंपल फॉर्मूला, ताकि आप लोगों को ना वो सिंपल फॉर्मूला से समझ आ जाए। या मार्केट कैप, सो करंट स्टॉक का प्राइस, जैसे आज सपोज करो जोमेटो 200 रुपए का है, ठीक है, करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर्स मार्केट में हैं। तो अगर मार्केट में 2 लाख शेयर्स हैं, तो 200 रुपए मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, वो मार्केट कैप आ गई। जोमेटो क्या करेगा, अपने एनएवी की वैल्यू निकालेगा, टोटल एसेट्स की वैल्यू निकालेगा, नेट एसेट्स की वैल्यू निकालेगा, और उसमें से 200 रुपए इंटू 2 लाख को माइनस कर देगा। तो जो डिफरेंस आएगा, जो रेजिड्यू आएगा, जो डिनोमिनेटर आएगा, वो होगा हमारा रेजिडुअल वैल्यू। तो वो वैल्यू आप पे कर दो, और वही उस कंपनी की ब्रांड की वैल्यू है, ब्रांड वैल्यूएशन है।
सो सबसे साइंटिफिक मेथड्स अगर आप मुझसे सारों में से पूछो ना, ये इक्विटी बेस्ड और रेजिडुअल बेस्ड है। बाकी सारे मेथड्स में लिमिटेशंस ज़्यादा हैं, दिक्कतें ज़्यादा है, चैलेंजेस ज़्यादा हैं। ओनली साइंटिफिक मेथड्स आर दीज टू मेथड्स। इवन यू कैन से रॉयल्टी रिलीफ भी थोड़ा बेस्ट है, क्योंकि रॉयल्टी के अमाउंट आप पता लगा सकते हो। बट ये दो मेथड्स मार्केट बेस्ड में सबसे ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं। फॉर वैल्यूएशन आई थिंक अगर आप इतना भी पढ़ लो तो बहुत है, क्योंकि ये सब थोड़ा-सा फाइनेंस साइड पे ज़्यादा जाता है, वैल्यूएशन जो होता है, मार्केटिंग साइड पे थोड़ा-सा कम रहता है। सो इफ यू आर प्योर मार्केटिंग मेजर्स तो आपके लिए शायद थोड़ा-सा टफ रह जाए, तो इतना भी कर लोगे तो बहुत है। मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत है। सो दैट एट लीस्ट यू कैन फ्रेम योर आंसर्स। कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम? कोई और डाउट? सिलेबस वैसे सिलेबस इज़ कंप्लीटेड। बताओ कोई डाउट है तो आई एम हियर। वी कैन स्पेंड 2-3 मिनट्स इन दैट। नहीं? मैम हाँ, बोलो। आई वाज़ वेटिंग। for unit 4 we have to रेफर केलर्स, मतलब जो बुक आपने शेयर करी विच यू हैव शेयर ना, तो उसमें से 11 लेसन नंबर 11 और 13 वी हैव टू 13 रीड या यूनिट 4 के लिए, और यूनिट 1 के लिए चैप्टर 1। चैप्टर। ओके मैम। ठीक है ना? और कुछ? बस? नो चलो, मैम दैट्स इट, नो थैंक यू। दैट्स इट। मैम तो सबको हाँ, बोलो। मैम केलर के जो टॉपिक है वो एटलीस्ट हमारे पास 2-3 चैप्टर्स में कंटिन्यूड आ रहा है ना हाँ, केलर? मतलब रिपीटेशन तो है। मतलब रिपीटेशन है, मतलब अगर आप उन टॉपिक्स को देखो तो वो रिपीटेशन है। मतलब अगर आप अच्छे से उसको कर लो तो मतलब वही मैं कहती हूँ, कोर कंटेंट को समझ लो, कॉपी पेस्ट चल जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके, सो ऑल द मैम बेस्ट। हाँ जी सर, बोलिए। ज्यादातर क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट में चैप्टर में से आएंगे? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पांचों यूनिट्स हैं और पांचों यूनिट्स सिलेबस के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट ही होती हैं। बट हर यूनिट में से ना, जैसे आई हैव टोल्ड यू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो वो प्रायोरिटी वाले कर लो। जैसे मैंने कहा ना, इक्विटी वाला पहले कर लो, आइडेंटिटी वाला पहले कर लो। प्रायोरिटी कर लोगे तो थोड़ा ये हो जाएगा कि मेन मेन टॉपिक्स तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। वैसे पूछो तो मैम यूनिट 2, 3, 4 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। डायरेक्ट क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं। तो मैम हाँ, और बोलो। मैम मेन यही था कि जैसे अभी आपने जो पायरेटी पे हमारे को भी लर्न कराया है, तो मेन अगर हम इससे भी अपने आप को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपना स्कोर निकाल सकते हैं। क्या मैं समझी नहीं, दोबारा बोलो। जो आपने अभी जितने भी ये पायरेटाइज पे जो हमारे को हाँ, केलर हाँ, कर हाँ, रहे हैं, हाँ, एटलीस्ट वो हाँ, हम पास हो एग्जाम में जाओगे। इतना निकाल सकते हैं अपना स्कोर। हाँ, एटलीस्ट पास हो जाओगे, एग्ज़ैक्टली। थैंक यू मैम। प्रायोरिटी वाले से हाँ, मतलब गुड मार्क्स आने का थोड़ा वो एश्योरेंस हो जाता है। ओके और मैम, कोई? मैम कोई थैंक केस स्टडी भी बता देते थोड़ी सी। केस स्टडी का देखो, पता है क्या है? केस स्टडी ना बहुत रैंडम रहती है। अब मैं तुम्हें बोल दूँ केस स्टडी कर जो आइडेंटिटी की, और तुम्हें पता चला वहाँ इक्विटी की आ गई, तो वो भी तुम्हारे साथ ना नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर ना तुम्हारा बच्चों वाला माइंडसेट बन जाएगा कि केस स्टडी वही है जो मैम ने कराई थी। तो केस स्टडी में मैं वही कह रही हूँ, जनरल टॉपिक्स पे आ सकती है, जैसे ये ब्रांड इंट्रोडक्शन के जो टॉपिक्स है जनरल हैं, या फिर ये एक्सटेंशन वाला टॉपिक हो सकता है। और वो भी मैं अभी बोल रही हूँ, क्या पता इनमें से बिल्कुल डिफरेंट केस स्टडी आ जाए। तो केस स्टडी का पता है क्या रहेगा? मेनली जो तुम्हारे सिलेबस के टॉपिक्स है ना, उसी के क्वेश्चन आएंगे, बट वो बहुत छोटे आएंगे, छोटे जैसे 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। सो एक पूरा क्वेश्चन अगर 12 नंबर का बन सकता था, तो वो बिल्कुल उसके आधा हो जाएगा। मैम सेम की प्रैक्टिस अगर हो जाती तो। प्रैक्टिस के लिए मैं एक आधी उसको भेज देती हूँ ना, तुम्हारे सीआर को। सीआर है अभी मीटिंग में, मैं सीआर को भेज देती हूँ। तुम लोग थोड़ा उसको एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है? मैम क्वेश्चन पेपर्स भी प्लीज शेयर कर देना, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के। बस प्रीवियस ईयर का तो नहीं होगा, तुम लोगों के पास बेटर लिंक्स होंगे, क्योंकि मेरे पास एसओएल का प्रीवियस पेपर का कोई लिंक नहीं है। यूजी के तो हमारे पास लिंक्स होते हैं। मैम क्वेश्चन पेपर तो है, अगर आपको डिस्कस करना हो तो अभी। क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर है तो उसकी केस स्टडी पहले बता देते, हम वो कर लेते स्टार्टिंग में। तो मैम आपको कैसे भेजें? अब वही तो मैं कह रही हूँ ना, वो सब सीआर के थ्रू पहले हो सकता था, अगर मतलब हम जैसे लास्ट क्लास में प्लान कर लेते तो हो जाता। मैम आपको टीम्स ऐप पे भेज दें? टीम्स, मैं टीम्स पे हूँ नहीं, मैं तो अपने ब्राउजर से ज्वाइन करा हुआ है।
मेरे को तो खुद इसके एक्सेस बहुत कम मिलते हैं, मतलब फीचर्स के एक्सेस। कोई नहीं, पुराना क्वेश्चन पेपर भी तैयार इट्स कर ओके जाओ, मैम, थैंक यू। ठीक है? इट्स कोई ओके नहीं, मैम, थैंक क्वेश्चन यू। पेपर भी तैयार इसी कर से जाओ, हो सकता है मैम। इससे हो जाएगा, टेंशन मत लो। और रही बात केस स्टडी की, तो मैं एक आधा कोई केस स्टडी फ्रेम करके सीआर को जरूर शेयर कर दूंगी, एंड सीआर अगेन ऑफिशियल ग्रुप पे आके पोस्ट कर देगा कुछ भी, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। और अच्छा करना, बेस्ट देना अपना, इतना पढ़ के जा रहे हो, सो यू शुड बी एबल टू डू वेरी गुड। कॉन्फिडेंस से करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, हर क्वेश्चन अपनी बुद्धि के साथ, अपनी समझ के साथ कर लेना। भले ही 50% ऑफ द कंटेंट, अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है? ओके ऑल द मैम, बेस्ट, सब ओके अच्छे से नंबर लाएं, दैट्स व्हाट माय ब्लेसिंग्स एंड विशेस आर विद यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके गाइस, Thank ओके, you. ऑल द बेस्ट, थैंक यू मैम। होप टू मीट यू समवेयर। मैम रिकॉर्डिंग श्योर ऑफ कर मैम, दूं? डेफिनेटली। हाँ जी थैंक यू सर, कर दीजिए, कर दीजिए सर। ओके मैम। थैंक यू सर।